वंदे मातरम। रेणु श्रीवास्तव जी फ्रॉम जयपुर। आरजेएस फैमिली की ओर से श्रद्धांजलि का ये क्रम में यहाँ पर संपन्न होता है, जो फर्स्ट पार्ट था। और अब आप जानते हैं कि हम लोग जो 3 दिसंबर विश्व दिव्यांगजन दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को हर रविवार आरजेएस वेबिनार के अंतर्गत आज बहुत ही अच्छे वक्ता और मुख्य अतिथि डॉक्टर एडी पासवान जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इसके अलावा और भी तमाम भुवन कुमार जी हैं, संगीता जी हैं, सुमन कुमारी जी हैं। ये तमाम लोग जो हैं आज दिव्यांग जन की समस्याओं को लेकर एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो देश को दिशा देने वाला है। बहुत ज्यादा न कहते हुए हम अपने मॉडरेटर, जो कि स्वयं एक दिव्यांग है और पूर्ति फूड विजन के निदेशक हैं, लगभग 4 साल से भी ज्यादा समय हो गए आरजेएस की हर गतिविधियों में, चाहे फेसबुक लाइव हो, वेबिनार हो या फिजिकल बैठकें हो, बल्कि स्वयं उन्होंने अपनी बैठक भी, आरजेएस की सकारात्मक बैठक 152 बैठकों में से कुछ बैठकें जो हैं उन्होंने भी की हैं। और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान मिला है, आरजे राष्ट्रीय स्टार के रूप में दर्ज है उनका नाम। डॉक्टर नरेंद्र टटेसल जी को आमंत्रित करेंगे आज के कार्यक्रम का संचालन करने के लिए, जो कि अपने पिताजी की स्मृति में एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम का अवार्ड घोषित भी किया है। डॉक्टर नरेंद्र टटेसल जी। वेबिनार में उपस्थित सभी सज्जनों मित्रों को मेरा सादर नमस्ते, स्वागत है। विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में आज होने जा रहा है वेबिनार अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि दिव्यांगजनों का जीवन न केवल उनके स्वयं के लिए कष्टदायक होता है, बल्कि उनके परिवार और समाज के लिए भी, समाज को भी यह प्रभावित करता है। इन परिस्थितियों में इनको कैसे, विकलांगता क्या है, इससे कैसे बचाव हो, इसका क्या इलाज है, विकलांगता का समाज पर क्या प्रभाव है, विकलांगों को कैसे, या दिव्यांगों को कैसे समानता के अवसर उपलब्ध करवाए जाए, कैसे इनका पुनर्वास किया जाए आदि, आज इन समस्याओं पर आज हम अपने इसके वेबिनार में वरिष्ठ लोग जो उपस्थित है पैनल में, उनसे हम इनके समाधान पाएंगे और सुनेंगे उनके विचार। तो सबसे पहले मैं पैनल के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे आज के पैनल में उपस्थित हैं हरियाणा सरकार के राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर एडी पासवान साहब, बिहार सरकार के जिला सोशल सिक्योरिटी सेल बेगूसराय के सहायक निदेशक भुवन कुमार जी, मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी दिल्ली की समन्वयक और प्रोजेक्ट ऑफिसर संगीता जी, अभिप्सा विशेष विद्यालय सह पुनर्वास केंद्र पटना की सचिव एवं पुनर्वास विशेषज्ञ सुश्री सुमन कुमारी जी। इसके अतिरिक्त इस वेबिनार के सह आयोजक एवं आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के प्रभारी साधक प्रवृत्ति के श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी इस पैनल में शामिल हैं। और ये अब मैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आरजेएस टीजेएपीएस केबीएस के आजादी की अमृत गाथा के अंतर्गत जो ये राष्ट्रीय वेबिनार हो रहा है, इसमें अतिथियों का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को। श्री झुनझुनवाला जी आरजेएस सकारात्मक केंद्र पटना के प्रभारी होने के साथ ही मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मी रहे एवं राष्ट्रीय सम्मान आरजेएस जो प्रदान करती है उसके भेंटकर्ता होने के साथ साथ आरजेएस की युवा टोली जो पटना में सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ाती है, उसकी मुखर आवाज है और उनके निर्देशन में आरजेएस युवा सकारात्मक टोली लगातार सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन दे रही है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को, वो अतिथियों का स्वागत करें। श्री झुनझुनवाला जी। जी हाँ, नमस्कार। मैं आरजेएस के मंच को नमन करते हुए आपके सामने आ रहा हूं। आरजेएस भारत सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार की ओर से आज के इस वेबिनार
बौद्धिक अक्षमता कारण और निवारण। ये बौद्धिक अक्षमता रोग नहीं है, इसका इलाज कैसे किया जाए, कैसे हम इससे बचें, ये हम अपने विद्वानों से जानने के लिए उत्सुक हैं। और हमारे कुछ युवा दिव्यांग कर्मी हैं, वे भी आज के सेमिनार से उपस्थित वक्ताओं से उम्मीद रखते हैं और उत्सुक हैं कि वो उनका गाइडेंस उनके लिए ज्यादा सकारात्मक दिव्यांग रहित राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। आज के इस वेबिनार के में मैं उदय मन्ना जी को स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस तरह का मौका और मंच बनाकर दिया है, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में हम अपने दिव्यांगों को ले सकेंगे। आज विश्व अपंगता दिवस के नाम से विश्व भर में मनाया जाता है, लेकिन भारत में हम उसे दिव्यांग बनाते हैं, इसलिए कि दिव्यांग व्यक्ति मजबूर नहीं है, वो कुछ अधिक करने में सक्षम है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे दिव्यांग पदाधिकारियों ने साबित करके दिखलाया है। आज मैं स्वागत करता हूं नरेंद्र टटेसर जी का, जो हमारे मॉडरेटर हैं, और आप दिव्यांग होकर भी एक कंपनी चला गए हैं फास्ट फूड की। उस कंपनी का फास्ट फूड भी सकारात्मक है, अर्थात फास्ट फूड नहीं, फास्ट फूड नहीं, आचार का इनका कंपनी है, पूर्ति फूड विजन, आचार बनाने की कंपनी। पूर्ति फूड विजन, आचार भी फास्ट फूड ही हुआ। आज उनके इस का क्या स्वागत किया जाए, इसमें हम बहुत ही भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वे हमारा स्वाद भी बढ़ा गए हैं और साथ साथ हमारे दिव्यांग दिवस पर अपना योगदान देकर हमें अनुग्रहित कर रहे हैं। आज मैं सर्वप्रथम एडी पासवान जी को नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने का कार्य बहुत समय से मैं जानता हूं, आप लगातार इस कार्य में हैं। जब से आपने प्रथम ज्वाइन किया था प्रशिक्षण के लिए, सर्वोत्तम प्रशिक्षण आपने पाया हैदराबाद के मनोविकास संस्थान से, तब से आप जुड़े हुए हैं और आज सर्वोत्तम प्रशिक्षण हरियाणा सरकार की ओर से दे रहे हैं। आपकी उपस्थिति से, आपके गाइडेंस से हमारे युवा भाई बहन जो सक्रिय हैं दिव्यांग सेवा के लिए, वे बहुत ही लाभान्वित और प्रेरित होंगे। मैं स्वागत करता हूं, नमन करता हूं भुवन भाई जी का। ये भुवन कुमार जी, आप बिहार के से हमारे सामने उद्घोषण करने के लिए आए हैं। आपका उद्घोषण हमारे लिए बहुत ही प्रेसिडेंशियल एड्रेस सर्वोत्तम होगा, क्योंकि आप बिहार के दिव्यांगों को भी जानते हैं, बिहार के दिव्यांग कर्मियों को भी जानते हैं, दिव्यांग कर्मियों की त्रुटियों को भी जानते हैं, उनकी योग्यता को भी जानते हैं। इस तरह से आपके गाइडेंस से हम कभी
डिप्रेज नहीं होंगे, इस कामना के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे सामने है संगीता बहन जी, आप प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, मनोविकास चिकित्सा संस्थान दिल्ली के। आपके सहयोग, आपके डायरेक्शन से हमारे दिव्यांग स्वास्थ्य कर्मी चाहते हैं कि वे बहुत उत्तम कार्य कर सकेंगे, इसलिए कि आप के गाइडेंस में वे प्रोजेक्ट बनाकर सम्यक रूप से लगातार सक्रिय रह सकेंगे। मैं सुमन कुमारी जी जो कार्यकर्ता हैं, प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने मनोविकास संस्थान से प्रशिक्षण आरंभ करके लगातार अपनी सेवा दे रही हैं। आपने पहले पटना के एनजीओ के मार्फत से, बाद में पंजाब के एनजीओ के मार्फत से, उसके बाद आपने केंद्रीय संस्थान के माध्यम से, बाद में बिहार सरकार के माध्यम से। जय हिंद उदय कुमार मन्ना जी, आरजेएस परिवार को जय हिंद। ये बीच में कौन बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? नमस्कार। मैं अब सुमन कुमारी जी का के अनुभव का हमारे दिव्यांग भाइयों को भी, दिव्यांग परिवार के गार्जियनों को भी, और दिव्यांग मानसिक मंदता के बचाव का ज्ञान मिलेगा, अनुभव से लाभान्वित होंगे। इस तरह से हम अपने स्पीकर सुमन कुमारी जी का स्वागत करते हैं। मैं अपने समस्त विद्वज्जनों का और उपस्थित भाई बहनों का, आज के सेमिनार के साझेदारों का स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना योगदान देकर हमारी परिवार की, आरजेएस परिवार को की मान्यता दिया है, उनकी सेवा को माना है विश्व के लिए उपयोगी। जय हिंद, वंदे मातरम। जी झुनझुनवाला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, दुनिया की तस्वीर बदल सकता है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। इन्हीं पंक्तियों को अपने आप पर चरितार्थ कर दिखाया है आरजेएस फैमिली के दो दिव्यांग सदस्यों ने, जो न केवल स्वयं सक्षम हैं, बल्कि न केवल उन्होंने खुद को सिद्ध किया है, अपितु वे समाज के लिए भी प्रेरणादायी बन गए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री प्रदीप राज जी को। प्रदीप राज जी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता एवं भारत के पूर्व पैरा एथलेटिक और वर्तमान में देश में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारियों के लिए कार्यरत हैं। अब श्री प्रदीप राज जी, आप अपने प्रेरक प्रसंगों और अपनी जीवन के बारे में थोड़े संक्षिप्त शब्दों में बताएं प्लीज, संक्षिप्त शब्दों में। श्री प्रदीप राज जी। प्रदीप राज जी उपस्थित हैं? मुझे लग रहा अभी शायद प्रदीप राज जी उपस्थित नहीं है। हाँ जी प्रदीप जी, मुझे लग रहा है शायद प्रदीप राज जी अभी उपस्थित नहीं है। अब मैं आमंत्रित करूंगा
अपने आरजेएस परिवार के दूसरे दिव्यांग सदस्य जिन्होंने अपनी प्रेरणादायी जीवन से औरों को प्रकाशित कर रहे हैं, जो कि भूतपूर्व सैनिक भी हैं एवं भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक हैं श्री उदयवीर यादव जी। श्री उदयवीर यादव जी, कृपया अपनी प्रेरणादायक जीवनी से हमें अवगत कराएं, कुछ प्रसंग हमें बताएं। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ साहब, नमस्कार। आरजेएस फैमिली के सभी सदस्यों को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं जय हिंद जय भारत कहना चाहूंगा और मैं अपने संघर्ष की कहानी आरजेएस फैमिली के परिवार के सदस्यों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। मैंने 19 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की। भारतीय सेना का जाने का जज्बा मुझे अपने पिताजी से मिला, क्योंकि वो भी भारतीय सेना की मेडिकल कोर में थे। 19 साल की उम्र में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके भारतीय सेना ज्वाइन की और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद में मुझे पहली पोस्टिंग श्रीनगर मिली। श्रीनगर में मैंने बहुत अच्छा कार्य किया और मुझे जम्मू कश्मीर मेडल से सम्मानित किया गया। श्रीनगर और उड़ी में तकरीबन 3 साल के बाद में मेरी पोस्टिंग रानीखेत में हुई और रानीखेत में भी मैंने अच्छा काम किया। उसके बाद 3 साल का टेन्योर रानीखेत में पूरा होने के बाद मेरी पोस्टिंग भटिंडा में हुई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। भटिंडा में मुझे मुश्किल से पोस्टिंग हुई 1 महीना ही हुआ था कि मुझे आर्मी से एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया। जो आर्मी के गाड़ियां खराब हो जाती हैं, उनको हमें दिल्ली कैंट में लेके जाना था। तो भटिंडा से हम मालगाड़ी में अपनी जो गाड़ियां हैं वो लोड करके चले और हम दिल्ली में तुगलकाबाद यार्ड तक पहुंच गए थे। लेकिन तुगलकाबाद यार्ड में 29 सितंबर 1997 को शंटिंग के दौरान, जो मालगाड़ी के डब्बे जोड़ते हैं उनको शंटिंग कहते हैं, तो शंटिंग के दौरान मैं डब्बे में बैठा हुआ था और मुझे जोर का जर्क लगा और मैं पटरी के नीचे आ गया। पटरी के नीचे आने से क्या हुआ कि जिस मालगाड़ी के डब्बे में बैठा हुआ था उसके दोनों व्हील मेरे पैरों के ऊपर से निकल गए। अब एक जो बिल्कुल स्वस्थ आदमी है उसके साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी दुखद घटना थी मेरे साथ में। मेरे परिवार के लिए भी बहुत बड़ी दुखद घटना थी। उस समय मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे। सेना के विभिन्न अस्पतालों में मेरा 2 साल तक इलाज चला। उसके बाद में मुझे कृत्रिम अंग लगा करके मेडिकल बोर्ड आउट करके घर भेज दिया गया। अब यहाँ आने के बाद में जो मेरा संघर्ष शुरू होता है, एक तो जो सेना की जो पेंशन थी वो भी बहुत कम थी और परिवार की जिम्मेदारियां भी थी मेरे ऊपर, और दूसरा शरीर के दोनों पैर चले गए थे। तो इस स्थिति में अपने आप को संभालना एक बहुत बड़ी चैलेंज था मेरे साथ में। तो यहाँ आने के बाद में जब मैं बार-बार कई ऑफिसों के मैंने चक्कर काटे कि साहब मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, सेना में सेवा के दौरान मेरा ये एक्सीडेंट हो गया था, कोई मेरे को जॉब वगैरह मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा और जो मैं चाहता था वो हुआ नहीं। फिर मैंने कोचिंग, बैंक की तैयारी, एसएससी की तैयारी और आरएएस की तैयारी शुरू की और पढ़ना शुरू किया। तो इसी दौरान मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो मैंने आने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया एमए इतिहास में और साथ-साथ बैंक की तैयारी भी करता रहा। तो मेरी मेहनत रंग लाई और अप्रैल 2002 में मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के पद पर पोस्टिंग मिल गई। लेकिन मेरी मंजिल तो कुछ और ही थी। मैं इस पद से संतुष्ट नहीं था, मुझे बहुत आगे जाना था। तो मैंने 2005 में इग्नू यूनिवर्सिटी से एमसीए कोर्स ज्वाइन किया और 2009 में मैंने अपना एमसीए कोर्स कंप्लीट कर लिया। एमसीए कंप्लीट करने के बाद में मेरा प्रमोशन हो गया असिस्टेंट मैनेजर के पद पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। फिर भी मेरी जो शिक्षा के प्रति जो प्यास थी वो अधूरी थी, तो मैंने 2010 में इग्नू से ही एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस में ज्वाइन किया। इग्नू से 2012 में मैंने अपना एमबीए कोर्स कंप्लीट कर लिया। इससे मेरा क्या है कि जो शिक्षा का स्तर था वो काफी अच्छा हो गया था। तो बैंक ने मेरी शिक्षा को देखते हुए सितंबर 2013 में मुझे डिप्टी मैनेजर के पद पर प्रमोट कर दिया और मैं आप काफी आसानी से अपने बैंक के काम कर रहा था। लेकिन एक जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको समाज में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपनी डे टू डे लाइफ में उसको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
लेकिन मैं अपने काम के प्रति वफादार रहा, ईमानदार भी रहा और मैं जो भी काम करता था, वो बहुत ही लगन के साथ करता था। तो इसलिए मेरा अप्रैल 2017 में मैनेजर के पद पर प्रमोशन हो गया। अब मेरी स्किल्स इतनी अच्छी हो गई थी कि मेरे को मैनेजर के पद पे प्रमोट होने के बाद में मुझे इंटरनेशनल बैंकिंग ब्रांच फॉरेक्स का जो वर्क होता है, उस ब्रांच में डिप्टी ब्रांच मैनेजर बना के भेज दिया गया। वहां भी मैंने अच्छा कार्य किया और अब तक मैं 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले चुका था। तो 2019 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मेरा नाम सक्सेसफुल एम्पुटी के तौर पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया। अब मेरा काम इतना अच्छा चल रहा था, तो जो सेना के जनरल बिपिन रावत जी थे, उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दिसंबर 2019 में सम्मानित किया और उम्मेद रतन से फरवरी 2020 में मुझे उम्मेद रतन मिला। अब मार्च 2020 में कोरोना की एक क्रिटिकल स्थिति आ गई थी। उसमें भी अपने आप को बचाव करते हुए मैंने जो गरीब तबके के लोग थे, जो बेजुबान जानवर थे, उनके लिए कार्य करना शुरू किया। अपने घर के बाहर पानी की टंकी रखी, पेड़ों पे परिंदे लगाए। तो मेरे जो सामाजिक कार्य था, इसको काफी संस्थाओं ने प्रशंसा की और मुझे कोरोना योद्धा से सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी भी मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन दिव्यांग मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आदमी दिव्यांग हो जाता है या किसी कठिनाई में आ जाता है, तो उसको हार नहीं माननी चाहिए, उसको अपना जीवन संघर्ष निरंतर रखना चाहिए। बस मैं आरजीएस फैमिली के इस वेबिनार में इतना ही कहना चाहूंगा। आरजीएस फैमिली के संयोजक उदय मन्ना जी ने मुझे ये अवसर दिया, जिससे मैं अपनी ये सक्सेस स्टोरी आरजीएस फैमिली के सदस्यों के साथ भी शेयर कर सकूं। तो मेरा यही कहना है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अंतिम समय तक संघर्ष करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र टेटेसर जी। एक बार प्रदीप राज जी को अनाउंस कर लीजिए, संभवतः शायद अगर जुड़े हो तो वो आ जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो उपस्थित रहेंगे। नरेंद्र टेटेसर जी, आगे का संचालन नरेंद्र टेटेसर जी कर रहे हैं। जी उदयवीर जी, आप एक बहुत ही साहसिक और गौरवमयी जीवन जी रहे हैं। आरजे साहब के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता है, हमें आप पर गर्व है। और अब मैं पुनः एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा श्री प्रदीप राज जी को। प्रदीप राज जी उपस्थित हैं? प्रदीप राज जी, लगता है प्रदीप राज जी अभी मंच पर नहीं है। मन्ना जी, क्या मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे प्रदीप राज जी को उपस्थित होना चाहिए था। हमारी तरफ से तो यही है कि उन्हें आरजेएस का ये मंच दिया गया बिना किसी सूचना के। प्रदीप राज जी, हम लोग दिव्यांगों को सम्मान दे रहे हैं, उनकी उपस्थिति को किसी वजह से प्रदीप राज जी उपस्थित नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ाइए, कार्यक्रम को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए जी। और अब मैं दिव्यांगों की समस्याओं पर कार्यक्रम को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। और अब मैं आमंत्रित करूंगा सुश्री संगीता जी को, जो पिछले 16 वर्षों से अधिक समय से मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी में परियोजनाधिकारी एवं उच्च शिक्षा समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर वेब सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में भागीदारी करने का अनुभव रखती हैं। संगीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विकलांगता क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, इसका वर्गीकरण कैसे करें? संगीता जी। सबको मेरा प्रणाम और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं थैंक बोलना चाहूंगी आरजेएस परिवार का और मन्ना सर का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं दिव्यांगता के संबंध में कुछ बोलूं। आपने आरजेएस का जो ये सकारात्मक सोच है कि हर समय कुछ अलग विषय को लेकर चलना, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा है। और आज जो इन्होंने जो दिव्यांगता को लेकर के विषय को आगे बढ़ाया है, तो उसके बारे में जो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर वर्गीकरण और परिभाषा और इस चीज को न लेके मैं कुछ सक्सेस स्टोरी जो मेरे लाइफ में हुई है और जिसको मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो काइंडली मुझे को होस्ट कर दीजिए, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और कुछ सक्सेस स्टोरी आप लोगों के सामने
बताऊंगी और साथ ही साथ उसके जो दिव्यांगता के प्रकार हैं और दिव्यांगता से संबंधित कैसे हम अपनी सोच को बदले और कैसे हम आगे आए, समाज में कैसा बदलाव लाए, इस बात को लेकर के मैं अपने पीपीटी के साथ साथ आपको बताते जाऊंगी। तो जी हाँ, पीपीटी आपको शेयर करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। 10 मिनट का समय है संगीता जी, आप देख लें। श्योर। तो आप मुझे को-होस्ट सर, आप मुझे को-होस्ट कर दीजिएगा तब मैं शेयर कर पाऊंगी। जस्ट वेट। ओके जी, टेक्निकल टीम अपना काम कर रही है। जी टेक्निकल टीम को बता दिया गया है, जस्ट वेट। आप शेयर करें। जैसे आप शेयर करें। देख पा रहे हैं स्क्रीन आप लोग? बिल्कुल शेयर हो रहा है। दिख रही है ना? ओके, ओपन हो गया। हाँ बिल्कुल आ रहा है। ओके। तो मैं एक 2-3 स्टूडेंट्स के बारे में जो कि बौद्धिक, जैसा कि आप आज आपने विषय रखा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता, बौद्धिक अक्षमता जिसे हम कहते हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्चा है जो कि एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है। उसकी कहानी शुरू होती है 2004 की है। वो जब 2004 में अपनी कहानी उसने शुरू किया, एक ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ, तो वो उस समय उसको रहने के लिए एक गुरुद्वारा ऐसी जगह थी जहां वो अपने माता पिता के साथ अपना जीवन यापन करना था। उसको कभी भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अवसर नहीं मिला कि वो स्कूल जाए। धीरे धीरे उसने मनोविकास, किसी ने उसे बताया मनोविकास के बारे में, चूंकि मनोविकास संस्थान जो है ईस्ट दिल्ली में है और पिछले 20 वर्षों से हमारे जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए काम कर रहा है। तो इस बच्चे ने को भी ये अवसर मिला वहां तक पहुंचने का और वहां से इस बच्चे ने अपनी शिक्षा शुरू की। यहाँ लिखा कि आई एम अनेबल टू रिकॉग्नाइज द अल्फाबेट। शुरुआती दौर में ये बच्चा अंग्रेजी के शब्द की बात करूं या हिंदी के शब्द की बात करूं तो इसे समझने में बहुत कठिनाई थी। ये समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इसके अंदर इतनी खासियत थी कि ये अपनी बातों को अपने माँ बाप के पास, अपने टीचर के पास पहुंचा सकता था। लेकिन इसकी जो शिक्षा कैसे शुरू करी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। धीरे धीरे शिक्षा के बाद उसकी रुचि जो थी वो खेलकूद में बहुत ज्यादा रही। तो खेलकूद में उसको हम लोगों ने, यहाँ के उसके टीचर्स ने, उसके केयर गिवर ने, उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सपोर्ट किया और खेलकूद के माध्यम से उस बच्चे ने बहुत सारे मेडल को प्राप्त किया। यहाँ मैं ये बात सभी समाज को ये बताना चाहती हूँ कि अगर बच्चा दिव्यांग है तो हमें उसमें ये देखना है कि अगर वो पढ़ाई में नहीं तो उसके अंदर कोई ना कोई और स्किल और कौशल जरूर होता है। तो यहाँ एज अ प्रोफेशनल, एज अ पेरेंट हमें ये जानने की जरूरत होती है कि अगर हमारे बच्चे के अंदर कोई कमी तो दूसरा स्किल उसका कैसा है, हम उसे देखें। इस बच्चे के अंदर भी एक दूसरा स्किल जो स्पोर्ट्स के स्पिरिट का स्किल था वो हमने इसे जाना और जानने के बाद इसकी जो पूरी ट्रेनिंग हुई स्पोर्ट्स के फील्ड में हमने शुरुआत की। स्पोर्ट्स के फील्ड में शुरुआत करने के बाद इस बच्चे ने अपना चॉइस बनाना सीखा। देखिए, हम और आप एक आम व्यक्ति हैं, हम हर चीज के लिए अपनी बातों को कह सकते हैं कि आज हमें ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। लेकिन अगर बौद्धिक दिव्यांगता की बात करें तो उनको पास चॉइस नहीं होता। कई बार मैं परिवार में देखती हूँ कि हम अपनी बातों को उन तक लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपनी भी सोच भी बदली, समाज की भी सोच बदलने की कोशिश की और इस बच्चे के सामने बहुत सारे चॉइस को रखा कि आप स्पोर्ट्स में जाएंगे कि और स्किल सीखेंगे कि और आप क्या करना चाहते हैं। जैसे जैसे चॉइस रखेंगे तभी हमारे ये बच्चों को मौका मिलेगा कि हमें ये देना है, इस चॉइस को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब बच्चे ने चॉइस बनाना सीख लिया तो बच्चे को अब बात ये आई कि हमें अपने साथ और भी हमारे दोस्तों को जोड़ना है। तब इस बच्चे को हमने ये मौका दिया कि आप अपने आसपास जितने बच्चे हैं आप उनको बुलाओ। जब ये क्लास में बैठते थे तो इनके साथ और भी बच्चे बैठते थे। धीरे धीरे मनोविकास में एक हॉस्टल और रेसिडेंशियल सेंटर है। फिर इस बच्चे को और स्किल देने के लिए हमने अपने इनके माता पिता से अनुरोध करके इस बच्चे को अपने हॉस्टल में रखा और हॉस्टल में रखने के बाद इसको इंडिपेंडेंट लिविंग
इंडिपेंडेंट लिविंग के कॉन्सेप्ट को समझा, क्योंकि ये बच्चा स्पोर्ट्स में बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसे दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप है, शर्ट पहनना, बाल बनाना, इन सब में वो इतना अच्छा नहीं था। तो हमने जब इसको अपने रेसिडेंशियल सेटअप पे रखा तो इस बच्चे को धीरे धीरे वो भी स्किल सिखाना शुरू किया। इसकी सपोर्ट के लिए हमने केयर गिवर की मदद की, और धीरे धीरे जब बच्चा ये केयर गिवर बन गया, केयर गिवर की सपोर्ट से इंडिपेंडेंट हो गया, तो इस बच्चे की ये 20 साल की उम्र में इसने एक ऐसी बात बोली कि अब मैं भी अपने माँ बाप की एक मदद कर सकता हूँ। जब ये बच्चा 20 वर्ष का हो गया, उस समय इसके माँ बाप की उम्र काफी हो चुकी थी और वहां पर इसको सपोर्ट की जरूरत थी। तो इसका जो 7-8 साल का अनुभव था, ये बच्चा एक तरह से खुद भी एक केयर गिवर बनकर के तैयार हो गया और अपने माँ बाप की सेवा करने लगा। फिर उस बच्चे को बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम में, देखिए एकेडमिक नहीं कर सकता तो इसके अंदर और स्किल को हमने देखा, जैसे इंट्रापर्सनल स्किल, दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाना, अपनी जो कम्युनिकेट करना, दूसरों तक अपनी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे वो करना, इन सब बातों में वो बच्चा बहुत इंडिपेंडेंट हो गया। ट्रैवलिंग की बात होती है, क्योंकि देखिए हमारे ऐसे बौद्धिक और दिव्यांग बच्चों को डायरेक्शंस को समझना बहुत मुश्किल होता है, तो हमने इसको अपने रेसिडेंशियल सेटअप में ट्रैवलिंग की बात भी सिखाई। क्यों इसलिए ट्रैवलिंग सिखाई? क्योंकि जब इस बच्चे के अंदर स्किल आ गई थी, तो स्किल के बाद इसको कहीं भी नौकरी करने के लिए ट्रैवलिंग की जरूरत बहुत थी। अगर बच्चा आना जाना नहीं सीखता तो वो नियमित रूप से अपनी नौकरी पर नहीं पहुंच पाता, इसीलिए ट्रैवलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने इसको सिखाया। उसके बाद ये बच्चा ट्रैवलिंग करने के बाद इसमें कॉलेज में एडमिशन की बात आई, तो इस बच्चे ने फिर कॉलेज में स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप सभी सुने होंगे प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का नाम, जिसमें हम ऐसे बच्चों को बहुत आराम से स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम में सिखा सकते हैं। इस बच्चे ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और होटल मैनेजमेंट का 6 मंथ्स के कोर्स करने के बाद इसको फिर जॉब मिल गई। और ये जॉब मिलने के बाद ये बच्चा, ये देखिए आप, हल्दीराम के एक सेटअप पे ये बच्चा खुद खड़ा है और ये हल्दीराम में आज काम कर भी रहा है। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि हम लोग जब हल्दीराम विजिट करते हैं तो ये मेन्यू की ऑर्डर लेने हमारे साथ आता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं बौद्धिक दिव्यांगता है, लेकिन अगर सोच बदलिएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब धीरे धीरे जब इस बच्चा इस बने बड़ा हो गया, तब इसने एक दिन अपने फादर की प्रॉब्लम को बताया कि मेरे फादर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं। जब हल्दीराम में इसकी जॉब लगी तो इसको फिर हमने क्या किया कि अपने घर में इसको भेज दिया और ये अपनी फाइनेंशियल मदद जो है अपने माता पिता को अपनी सैलरी से करने लगा। सैलरी से करने के बाद इसको ऐसा लगा कि समाज में और भी इस उम्र के बच्चे, 24-25 साल की उम्र के बच्चे जो आप देखते हैं कि जिम जाते हैं, यहाँ जाते वहां जाते हैं, तो एक दिन इसने अपने आकर के अपनी दीदी को कहा कि दीदी मैं भी अब जिम जाऊंगा, अपने डोले शोले बनाऊंगा और मैं भी अपनी आगे की जिंदगी शुरू करना चाहूंगा। फिर इसने धीरे धीरे आगे की जिंदगी शुरू की और अब आज इंडिपेंडेंट हो गया। और मैं आपको इस माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि आज इसकी शादी भी हो गई है पिछले साल, और हमें ये मौका मिला कि हम लोग इसकी शादी में पार्टिसिपेट किए। तो ये अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सोच में बदलाव। अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाएंगे, अगर हम इन बच्चों को आम बच्चों की तरह समझेंगे, तो हम इन्हें दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं रख सकते। हाँ, कमी है, इस कमी को हमें सिर्फ और सिर्फ आगे थोड़ा सा देखने की जरूरत है। एक दूसरी स्टोरी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। एक लड़का है XYZ, इसको नाम से मैंने आपको यहाँ नाम में नहीं लेना चाहूंगी। ये बच्चा है जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है इस बच्चे के अंदर भी जो दैनिक जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है उसको करने की क्षमता नहीं थी। और ये बच्चा एक कम्युनिटी से बिलोंग करता था। इसकी भी कम्युनिटी से ये बच्चे को भी हमने मनोविकास तक लाने की कोशिश की और इसी तरह से स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिया। और इत्तेफाक से ये प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना से स्किल ट्रेनिंग करने के बाद आज ये बच्चा डालमिया भारत ग्रुप कनॉट प्लेस में प्लेस्ड है। और ये 3 दिसंबर देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति से इनको नेशनल अवार्ड इस 3 दिसंबर को परसों मिला है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और आज ये बच्चा जो डालमिया ग्रुप में काम कर रहा है, 17,000 की सैलरी ले रहा है और अपने परिवार का बहुत अच्छे से भरण पोषण कर रहा है। तो बस मैं यहाँ पर यही कहे कि हमें अगर हम इनको मौका देंगे
तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस यहाँ पर जरूरत है हमें इनको आगे बढ़ाने की और आगे ये करने की। तो बस मैं यहीं पर अपनी ये स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ और बस यही आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम इनके थोड़ी सी मदद करें, थोड़ा सा परिवार को डायरेक्शंस दे और इनको सही चीज बताएं, तो हम दिव्यांगता को और अच्छी एबिलिटी में लेकर के आगे बढ़ सकते। जी सर। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, आप म्यूट हैं। जी संगीता जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया कि 2 बच्चों के विषय में बताते हुए आपने जानकारी दी कि इस प्रकार के विशेष बच्चों को किस प्रकार हम सक्षम बना सकते हैं और किस प्रकार वो जो है ना अपने परिवार का भी सहारा बन सकते हैं और अपना परिवार स्वयं का भी परिवार बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। आपने 2 बहुत ही प्रेरणादायी कहानियां हमें बताई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे, हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है मन्ना जी? हाँ आ रही है जी आ रही। अब मैं विषय विशेषज्ञों की तरफ बढ़ते हुए अगले इस क्रम में स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करूंगा सुश्री सुमन कुमारी जी को, जो कि अभिप्सा विशेष विद्यालय से पुनर्वास केंद्र की सचिव एवं पुनर्वास विशेषज्ञ हैं तथा आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र की सदस्य होने के साथ साथ आरजे सकारात्मक भारत आंदोलन को निरंतर लगातार आगे बढ़ा रही हैं और उसमें सहयोग कर रही हैं। जी सुश्री सुमन कुमारी जी। जी धन्यवाद सर। आपने सही कहा, मैं आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र से पिछले 2 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और इनके सर के द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय वेबिनार में समय समय पर उनके निर्देशों के अनुसार कार्य भी करती हूँ। आज सर ने एक बहुत ही सेंसिटिव विषय रखा है दिव्यांगजनों पर। दिव्यांगजन भी हम मनुष्यों की तरह ही, जैसे हम समाज के सदस्य हैं, दिव्यांगजन भी हमारे समाज का ही एक पार्ट है। दिव्यांग जी, एक मिनट मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप बौद्धिक क्षमता के बारे में बताएं। यह व्यक्ति को किस प्रकार उसके जीवन को प्रभावित करती है, इसका वर्गीकरण कैसे करें, ये बौद्धिक या मानसिक मंदता का चरण कितने होते हैं आदि विषयों पर आप थोड़ा सा बताएं। इसका इलाज संभव है नहीं है? जी प्लीज। ठीक, मैं वही बताने जा रही हूँ आपको। जैसे मैं भी चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हम सैद्धांतिक बातों पर नहीं जाएं, क्योंकि बहुत सारी सैद्धांतिक बातें या टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी नहीं होगी। फिर भी मैं संक्षेप में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो माता पिता के और अभिभावकों के मन में हमेशा उठती रहती हैं। जैसे बौद्धिक, हमारा दिव्यांगजनों के बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे बौद्धिक रूप से दिव्यांगजनों की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बौद्धिक रूप से दिव्यांगजन, कहने का मतलब है वैसे दिव्यांगजन जिनमें बुद्धि संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं या उनकी बुद्धि कम होती है। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि से हमारा रिलेशन किससे, सोचने समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। बुद्धि के जरिए ही हम सूझबूझ से काम लेते हैं। तो हमारे ये जो बौद्धिक दिव्यांगजन होते हैं, उनमें सोचने समझने की क्षमता में कमी पाई जाती है। वो सामान्य व्यक्तियों की तरह, जैसे एक सामान्य व्यक्ति उम्र के पड़ाव के साथ साथ बहुत सारे व्यवहारिक बातों को स्वतः सीख जाता है, बहुत सारी बातों को वो समाज में देख करके उसके अनुकूल व्यवहार करना भी सीख जाता है। पर हमारे बौद्धिक अक्षम दिव्यांगजन जो हैं, वह इन सारी बातों को अपनी उम्र के अनुसार नहीं सीख पाते हैं। उनमें इन सारे क्रियाकलापों में उनमें पिछड़ापन पाया जाता है। तो अब माता पिता के मन में स्वाभाविक है ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर हमारे बच्चे दिव्यांगजन कैसे बन जाते हैं, यानी वो कैसे जन्म के बाद बौद्धिक क्षमता या डिफरेंट टाइप की दिव्यांगता के शिकार हो जाते हैं। तो बौद्धिक क्षमता के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें इन कारणों को
विस्तृत रूप से जानने के लिए मतलब बहुत लंबा समय चाहिए। तो इसे शॉर्टकट में या संक्षेप में हम इस तरह से समझेंगे, जैसे बौद्धिक अक्षमता के कारण यानी बच्चे के जन्म के बाद ही माता पिता को कई बार पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है बौद्धिक रूप से दिव्यांग है। तो हमारे जब ये जो समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान उस समय से जाना चाहिए, माता पिता का ध्यान उस समय से जाना चाहिए जब वो बच्चे के जन्म के बारे में सोचते हैं। यानी माता पिता जब या माँ कंसीव करने के बारे में सोचती है, तभी उन्हें अपने ये सोचना चाहिए कि हम किन प्रकार की सावधानियों को रखें ताकि हमारा बच्चा जो है वह स्वस्थ हो, दिव्यांग ना हो। तो हम इन कारणों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे गर्भावस्था के पूर्व के कारक, और दूसरा कारण बन सकता है गर्भावस्था के दौरान, यानी 9 मंथ 10 डेज का जो गर्भावस्था होती है उसमें भी बहुत सारे ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं जिससे व्यक्ति दिव्यांग हो सकता है। और उसके बाद है जन्म के समय, यानी जब प्रसव हो रहा होता है उस समय भी कुछ कारण ऐसे उपस्थित होते हैं जो दिव्यांगता की संभावना जिससे बढ़ जाती है। और जन्म के बाद से लेकर के 18 वर्ष की उम्र तक के बीच भी यदि कुछ ऐसी दुर्घटना या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण बच्चा जो है दिव्यांग हो सकता है। तो गर्भावस्था के पूर्व के कारक बट ऑब्वियसली बच्चे की माँ से जुड़ा होता है, यानी माँ गर्भावस्था धारण करने की या कंसीव करने की उम्र जो है वह 20 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच ही होनी चाहिए। कई बार माँ जो है वह बच्चे को कंसीव कर लेती है, चाहे वह पारिवारिक प्रेशर हो या बहुत बार हमारे परिवार के लोग भी, समाज के लोग भी प्रेशराइज करके अपनी बच्चियों की शादी जो है वह कम उम्र में कर देते हैं, और माँ जो है अशिक्षा और अज्ञानता की वजह से कम उम्र में ही कंसीव कर लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उस समय तक माँ का गर्भाशय जो है वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होया होता है, तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे का जन्म होता है तो हो सकता है कि जन्म लेने वाला शिशु जो है वह दिव्यांगता का शिकार हो जाए। यदि माँ जो है वो कुपोषित होती हैं, यानी माल न्यूट्रिशन है, उनका आहार अच्छा नहीं है, उनका पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है, तब भी जन्म लेने वाला शिशु जो है वह दिव्यांग हो सकता है। माँ यदि कंसीव करने के पहले किसी प्रकार की मादक द्रव्य जैसे अल्कोहल या फिर बीड़ी पीती हो, सिगरेट पीती हो, यदि किसी व्यसन का वो शिकार हैं तो उनको कंसीव करने के पहले इन व्यसनों से बचना चाहिए। कई बार आनुवंशिकता भी दिव्यांग होने का कारण बनती है, जैसे यदि पीढ़ी में पहले से कोई बौद्धिक रूप से अक्षम है तो ऐसी स्थिति में माता पिता दोनों को चाहिए कि वह जेनेटिक काउंसलिंग करवाएं। यानी जेनेटिक काउंसलिंग में काउंसलर जो हैं कुछ ऐसे टूल्स और टेस्टिंग उन पे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जिससे उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि उनको माता पिता जो है वह गर्भ धारण करने के अभी योग्य है या नहीं। यदि कोई समस्या है तो उसका फिर निदान उस समय किया जाता है। कुछ कारण जो है वो गर्भावस्था के समय उत्पन्न होते हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान यदि माता किसी संक्रमित रोग का शिकार हो जाती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है, तपेदिक है, रूबेला है, हर्पिस है, कई ऐसी संक्रमित कारण है जिसकी वजह से गर्भ में पल रहा शिशु जो है वह दिव्यांगता का शिकार हो सकता है। यदि माँ पहले से डायबिटिक हैं या हाई ब्लड प्रेशर की शिकार हैं या उनको थायराइड है, तो ये HIV एड्स है, तो वैसी स्थिति में भी बच्चा जो है दिव्यांगता का शिकार होता है। तो यदि पिता में इस तरह की कोई समस्या है तो उनको कंसीव करने के पहले ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि माँ पहले से बिल्कुल स्वस्थ होती हैं और जब वो गर्भ धारण करती हैं तो उनकी BP या डायबिटीज
का शिकार वो हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाने से क्या है, डॉक्टर को उनका अप टू डेट उनका प्रोग्रेस बच्चे का कैसे हो रहा है, कहाँ पे समस्या आ रही हैं या आ सकती हैं, इसका दिशा निर्देश उन्हें प्राप्त होता रहता है, तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा कई बार होता है परिवार में जो है माँ जो है वो इमोशनल ट्रॉमा का शिकार हो जाती हैं। जैसे घर में सासू माँ है, ससुर जी हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं। इवन कई बार पति का भी पूर्णतः सहयोग नहीं मिल पाता है। सहयोग न मिलने के कारण क्या होता है कि वो जो है हमेशा टेंशन में रहती हैं, तनाव और चिंताग्रस्त रहती हैं, जिसका भी असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। जैसे बहुत बार खास करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाना बहुत ही जरूरी है। यानी गर्भ धारण करने के 3 महीने के अंदर बहुत बार बहुत सारी माताएं जो हैं वह क्या करती हैं, बार-बार जैसे मान लेते हैं पूर्व में उनके घर में किसी प्रकार की दिव्यांगता है, तो वो क्या करती हैं, बार-बार जाकर के एक्सरे करवाना, बिना डॉक्टर की सलाह के जो है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना, तो विकिरण के प्रभाव भी गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। कई बार माता जो है वो क्या करती हैं कि जैसे उन्हें अभी कंसीव नहीं करना है और गर्भपात करवाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो गर्भाशय है वह वीक हो जाता है और इसका भी असर जो है बच्चे के जन्म के समय उनके विकास पर, उसके मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कई बार गर्भावस्था के दौरान माँ जो है एपिलेप्सी का शिकार हो जाती हैं, जैसे उन्हें दौरे पड़ने शुरू होते हैं। तो दौरा पड़ने से क्या होता है कि गर्भ में जो शिशु है वह उसको क्या होती है, ऑक्सीजन जो है पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से गर्भ के अंदर ही बच्चे का विकास जो है वह रिटार्डेड हो जाता है, यानी विकास जो है वह मंद हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, कई बार जो है वो हमारा माँ का जो गर्भ है वो बहुत जटिल होता है। जटिल कहने का अर्थात कई बार गर्भ में एक शिशु की अपेक्षा ट्विंस बेबी या 3 बेबी भी होते हैं। ऐसी स्थिति में भी माँ को जो है वह ज्यादा जरूरत होती है देखभाल की, परिवार के सहयोग की, तो ताकि वह उस बच्चे को भरपूर पोषक तत्व दे सकें। उनका जो है आहार भी संतुलित होना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि वह उनको यह समझना चाहिए और यह उनको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि उनके गर्भ में एक से ज्यादा शिशु हैं, तो उसी हिसाब से ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत होती है और खुश रहने की भी बहुत जरूरत होती है। उसके बाद है जन्म के समय के कारण। जैसे जन्म के समय क्या होता है, यदि हम प्रसव जो है वह यदि ऐसे इन्वायरमेंट में हो रहा है जहाँ की हॉस्पिटल जो है वह वहाँ साफ सफाई या हाइजीन की व्यवस्था नहीं है और जो वहाँ पर जो स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, तो प्रसव के समय किसी भी दुर्घटना हो सकती है। जैसे अनस्टरलाइज्ड औजार का प्रयोग करने पर भी जो है बच्चा जो है वह अपंगता या फिर हमारे दिव्यांग हो सकते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी यदि माँ के अंदर है तब भी जो है इसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे के जन्म के पर पड़ता है। कठिन, यदि प्रसव का जो समय है वह 24 घंटा से ज्यादा होता है, यानी लंबे समय तक माँ को प्रसव के समय संघर्ष करना पड़ता है, तब भी जो है बच्चे के मस्तिष्क पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। यदि प्रसव के दौरान बच्चे के मस्तिष्क पर चोट लग जाए या किसी प्रकार का आघात पहुंच जाए, जैसे जब फोर्सेप डिलीवरी होती है तो बच्चे का सर निकालते समय यदि वह ज्यादा फ्रेश हो गया या ऐसा पार्ट उसका जो है ज्यादा सप्रेस्ड हो गया, तब भी जो है जन्म लेने वाला शिशु जो है वह दिव्यांगजन हो सकता है। हाइपोक्सिया और एनोक्सिया ये भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से बच्चा जो है वह
दिव्यांगजन हो सकता है। कई बार हम सुनते हैं कि बच्चा जो है जन्म के समय नीला पड़ गया अर्थात क्या हुआ कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो गई। तो जैसे बहुत बार जब हॉस्पिटल हमारा बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, अच्छी तरह से इक्विप्ड होता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि तुरंत बच्चे को यदि ऐसी स्थिति में 2, 3, 4 मिनट तक यदि बच्चे को ऑक्सीजन ना मिले तो उसके विकास पर उसका असर पड़ता है। तो तुरंत यदि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई तो क्या होता है, बच्चे को इस समस्या से बचाव किया जा सकता है। लेकिन यदि ऑक्सीजन समय पे न मिला तो बच्चा जो है वह दिव्यांग हमारा हो सकता है। जैसे इमैच्योर बेबी, जैसे बहुत बार क्या होता है कि बच्चा जो है वह पूरे जो 9 महीने 10 डेज का हमारा पीरियड है उससे पहले ही बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी 7वें 8वें महीने में ही शिशु जो है वह उसका जन्म हो जाता है। तो वैसी स्थिति में भी उसकी जो है ज्यादा केयर करने की हमें जरूरत होती है, इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है। यदि वह केयरिंग उसकी नहीं हुई या उसमें कोई किसी प्रकार की लापरवाही होती है, तब भी बच्चा जो है उसका विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है और बच्चा जो है बौद्धिक अक्षमता का शिकार हो सकता है। जैसे इसके अलावा जो है जन्म के बाद के कारण, जैसे बच्चे का जब जन्म हो गया तो तुरंत जो है पेडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए कि बच्चे का जो है एपगर स्कोर, यानी बच्चे की जो आंखों की रोशनी है, बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटी है, बच्चे का पल्स रेट वगैरह सब नॉर्मल हो। इससे क्या होता है, यदि किसी तरह की कोई समस्या होती है तो चिकित्सक जो है इसकी तुरंत पहचान कर शीघ्र हस्तक्षेप करते हैं और बच्चे को जो है समस्या से उसका बचाव किया जा सकता है। अब बात आती है कि यदि बच्चे का जन्म हो गया, हमने सारी सावधानियां भी रखी, लेकिन कई बार होता है कि हमारी जब माता पिता से बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमने तो सारी चीजों का ध्यान रखा था, मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी, परिवार का बहुत ज्यादा सहयोग भी था और हमने पौष्टिक आहार भी लिया था। फिर भी क्या होता है कि कुछ ऐसे अज्ञात कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है दिव्यांगता का शिकार हो जाता है। तो जन्म के तुरंत बाद माँ को भी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि बच्चे की एक्टिविटी पर पूरी तरह से ध्यान कंसंट्रेट करें। यदि उनको ऐसा लगता है कि बच्चे की एक्टिविटी सामान्य बच्चे की अपेक्षा या परिवार में और बच्चों की अपेक्षा उनमें पिछड़ापन या कमी दिख रही है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब कारण के साथ साथ हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करें कि हम इन कारणों को दूर कैसे कर सकते हैं। तो इन कारणों को दूर करने के लिए या इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले जरूरी है शिक्षा। शिक्षा किसकी? माता की, परिवार की, समाज की। यदि हमारा परिवार शिक्षित होगा, माता पिता शिक्षित होंगे, परिवार के सभी सदस्य शिक्षित होंगे तो क्या होगा, इमोशनल ट्रॉमा से बचाया जा सकता है। माँ को जो है कम उम्र में जन्म देने की जरूरत कभी नहीं होगी क्योंकि वो जानती होंगी कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा बच्चा दिव्यांग हो सकता है। यदि उन्हें पहले ही अवेयर कर दिया जाए, ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया जाए, जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए जिसमें माँ को गर्भावस्था के दौरान, गर्भ धारण करने के पूर्व और किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो हमें काफी हद तक हम इन समस्याओं को रोक सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को जो है अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत होती है। जैसे अर्ली इंटरवेंशन कार्यक्रम जो है 2 पार्ट में चलाया जाता है, 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 0 से 3 साल के बच्चे क्या होते हैं, उनके विकासात्मक पड़ाव को देखना हमें बहुत जरूरी होता है। विकासात्मक पड़ाव अर्थात हमारा डेवलपमेंटल माइलस्टोन। जैसे इस समय बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तेजी से होता है। बच्चा जो है वह जैसे एक सामान्य बच्चा 6 महीने की उम्र में बैठने लगता है, 1 साल की उम्र में वह सपोर्ट के साथ खड़े होने लगता है, फिर बिना सपोर्ट के चलने लगता है, फिर वो कई शब्दों में बात करने लगता है,
फिर वाक्यों में बात करने लगता है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। तो वहीं जो है, जब हमारा बच्चा जो है, यदि कोई बच्चा इन विकासात्मक पड़ाव में यदि पिछड़ रहा है, यानी वो साल भर का हो गया फिर भी वह बैठ नहीं पा रहा है, तो माता पिता को तुरंत सतर्क होने की जरूरत है और परामर्श लेने की जरूरत है, विशेषज्ञों से मिलने की जरूरत है, ताकि जल्द से जल्द इनकी रोकथाम की जाए और उसे अर्ली इंटरवेंशन केयर यूनिट में डाला जा सके, जहां फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आदि के माध्यम से उनके इस डिफॉर्मिटी को या उनके इस विकासात्मक इनमें जो कमियां पाई जा रही हैं उसको दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त बच्चा जब 3 से 6 साल का होता है तो उसको जो है स्कूलिंग भी उसकी 5-6 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होते हैं। जैसे इन स्कूलों में जो है स्पेशल टीचर होते हैं, एजुकेटर होते हैं, जो कि ट्रेनिंग लेते हैं इनका डिप्लोमा लेवल पे, सर्टिफिकेट लेवल पे, डिग्री लेवल पे, मास्टर डिग्री, बहुत सारे कोर्सेज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिन इन कोर्सों को वो कर करके ट्रेंड होते हैं और स्पेसिफिक टेक्निक के द्वारा इन बच्चों को एजुकेशन देते हैं, जिससे बच्चा जो है वह शिक्षित हो पाता है। शिक्षा के साथ साथ इनको प्लीज सम अप करें, समय की सीमा है जी। शिक्षा के अलावा उन्हें प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है, तो प्रशिक्षण उनको उठना बैठना सिखाना, उनके जो डेवलपमेंट माइलस्टोन है उनमें भी प्रशिक्षण की जरूरत होती है। उनमें बहुत सारी व्यवहारिक समस्या पाई जाती है, उनका भी निदान बहुत जरूरी होता है और इन सब चीजों के लिए स्पेशल एजुकेटर, विशेष विद्यालय की जरूरत होती है। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे स्कीम चलाए जा रहे हैं जिनका उपयोग कर माता पिता लाभान्वित हो सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। जी सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर जानकारी दी कि कैसे कोई बच्चा मानसिक मंदता का शिकार होता है, वंशानुगत कैसे होता है, या कम उम्र में गर्भ धारण करने से क्या प्रभाव पड़ता है, या किस प्रकार एक मानसिक मंदता को जन्म देता है, या नशीले पदार्थों का अगर गर्भवती माता अगर सेवन करती है तो उसका कैसे दुष्प्रभाव उसको बच्चे को जो नवोदित क्षेत्र को जो प्रभावित करता है, और प्रसव के दौरान क्या क्या सावधानियों के अभाव में कोई बच्चा अपंग मानसिक मंदता का शिकार किस प्रकार हो जाता है। आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले 2 मिनट के लिए राम जानकी संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान उदय कुमार मन्ना जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो सकारात्मक भारत आंदोलन के विषय में 2 मिनट में बताएं। धन्यवाद नरेंद्र टेटेसर जी, आपने आमंत्रित कर लिया। वैसे शेड्यूल में नहीं था, लेकिन आपका प्यार है कि आप लोग चाहते हैं कि सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए। तो हमारे वरिष्ठ जो वक्ता हैं, ये सारे जो विचार रखते हैं उसको देश भर में ले जाने का प्रयास करना, ये सकारात्मक भारत आंदोलन है। सकारात्मक भारत आंदोलन राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर है। सकारात्मक भारत आंदोलन महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का नाम है। सकारात्मक भारत आंदोलन सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक भारत का नाम है। सकारात्मक भारत आंदोलन हर रविवार आरजेएस वेबिनार का नाम है। सकारात्मक भारत आंदोलन भारत भर के लोगों को एक मंच पर लाने का नाम है। सकारात्मक भारत आंदोलन की शुरुआत 6.5 साल पहले सोमेन कोले, सचिव, तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक, कृषि विकास शिल्प केंद्र पश्चिम बंगाल, जब मिले और राम जानकी संस्थान आरजेएस उदय मन्ना, और ये 2 परिवार मिले और ये 25 राज्यों का परिवार बन गया। आज 25 राज्यों तक हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन को भेज रहे हैं, सूचनाएं समाचार साझा कर रहे हैं आरजेएस वाणी और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के हिसाब से। सकारात्मक भारत आंदोलन अपने भारत के महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना, नमन करना, उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का नाम है। सकारात्मक भारत आंदोलन अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का राष्ट्रीय सम्मान देना सकारात्मक भारत आंदोलन है। सकारात्मक भारत आंदोलन राष्ट्र
कोई नमन करने का नाम है और राष्ट्र में जो कुछ भी सकारात्मक कार्य और प्रयास किए जा रहे हैं उसको राष्ट्रीय मंच देने का सकारात्मक भारत आंदोलन नाम है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। आप अगर सकारात्मक कार्य करते हैं तो करते रहें, आपको उसका परिणाम मिल जाएगा। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत नकारात्मकता को दूर करने का नाम है। नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा का नाम है सकारात्मक भारत आंदोलन। यही है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव सोच। यही सकारात्मक सोच भारत को एक दिन जो भारतीयों का लक्ष्य है वो पूरा करने का नाम है सकारात्मक भारत आंदोलन। 2 मिनट समय समाप्त हो गया, जो 2 मिनट के लिए हमारे मॉडरेटर ने दिया था। बाकी बहुत सारी बातें हैं। आप भारतीयों का नाम ही सकारात्मक भारत आंदोलन है और भारत में सकारात्मक भारत भवन जो है, जो इतिहास बन रहा है वो तो हमारे कार्यों का बन रहा है, लेकिन एक भूगोल नक्शे में, दिल्ली के नक्शे में सकारात्मक भारत भवन खड़ा हो जाएगा और इतिहास और भूगोल का निर्माण कर अगली पीढ़ी को समर्पित करने का नाम है सकारात्मक भारत आंदोलन। आगे का संचालन डॉक्टर नरेंद्र टेटे सर जी। जी मन्ना जी, धन्यवाद। आपने सकारात्मक भारत आंदोलन का विस्तार से परिचय दिया और काफी कुछ जानकारी हमें मिल गई है आरजेएस के बारे में भी। मैं आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों को एक बार बोलना चाहूंगा कि आज के विषय से संबंधित आप अपने प्रश्न जो ना तैयार रखें। विषय विशेषज्ञों से बाद में प्रश्नोत्तरी के लिए समय होगा, तो अपने अपने प्रश्न जो है आप सभी तैयार रखें। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम चलेंगे। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं एडी पासवान साहब। वैसे तो पासवान साहब का परिचय अपने आप में बहुत बड़ा है, यदि मैं जितना मैं देख पा रहा हूं, यदि पूरा परिचय दूंगा तो काफी समय लगेगा, लेकिन अभी मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव डॉक्टर एडी पासवान साहब के पास है और आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में निदेशक, संस्थापक, सहायक प्रोफेसर, विशेष शिक्षा एवं नैदानिक सहायक के पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में आप राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान रोहतक में, हरियाणा सरकार रोहतक में प्राचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं, कार्यरत हैं। और हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर पासवान साहब की वर्तमान स्थितियों में डेटा को नहीं बता सकते सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर, नरेंद्र जी सुन रहा हूं मैं। जी जी जी। तो वर्तमान स्थितियों में दिव्यांग दिवस के उद्देश्य एवं हरियाणा सरकार तथा भारत सरकार के जो योजनाओं की जानकारी आप जो ना दें, ताकि जो है लोग और वो परिवार जिनके यहाँ पर दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांगजन हैं वो इसका लाभ ले सकें। जी डॉक्टर एडी पासवान साहब। नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया और दिव्यांगता के क्षेत्र में मोर देन 20 ईयर से काम कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आप सभी जो हमारे अतिथिगण हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं आज के वेबिनार में, सभी को प्रणाम, जय हिंद। सर्वप्रथम आज हम विश्व दिव्यांग दिवस 2021 के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत गाथा के 31वें अंक में जो हमने वेबिनार रखा है आरजेएस फैमिली ने, उनके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उदय मन्ना जी, प्रोफेसर विजॉन मिश्रा जी एडवाइजर आरजेएस, श्री दीप माथुर जी ऑब्जर्वर आरजेएस, श्री ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी को ऑर्गेनाइजर, डॉक्टर पुष्कर वाला वाइस प्रिंसिपल VDSL महिला कॉलेज जमशेदपुर को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं जो आपने हमें इस 31वें
जो हमारा अमृत गाथा के जो आप हमारा जो चल रहा है सीरीज, हमें आमंत्रित किया, बुलाया। खास करके मैं उदयमान जी से, मैं मन्ना जी से मैं 1-2 बार अभी बातचीत हुई है मोबाइल पे। मुझे ऐसा लगा जो कॉन्सेप्ट, जो विचार लेकर के आरजेएस चल रही है, मुझे लगता है हर लोगों को इस चीज पे अमल करना चाहिए, हर लोगों को इस पे करना चाहिए। सबसे प्रथम मुझे अच्छा लगा, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। क्योंकि हम लोग अपने आज के जिंदगी में इतना हम सिंक्रोनाइज्ड हो गए हैं कि सिर्फ अपने अलावा हम कुछ दूसरा सोचते ही नहीं है। और सबसे बड़ी इनका जो कैंपेन है हमारा आरजेएस राम जानकी संस्थान का, जो सबसे अच्छी बातें हैं, जो हमारा जो पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया। और मेरा जो पर्सनल अनुभव है सर, जो चीज हमने सीखा है, जो अनुभव किया है, सारी जो समस्याएं हैं, सारे प्रॉब्लम है हमारे थॉट्स प्रोसेस में है। और चीज को हम जैसा सोचते हैं उसी तरह से हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, एक्शन में लाते हैं। ऑफ कोर्स जब हमारे पॉजिटिव सोच हो जाएगी हर चीज के लिए, तो डेफिनेटली है पॉजिटिव इंडिया, सकारात्मक सोच तो डेवलप हो ही जाएगी। और इसी में करीब मैं बताना चाहूंगा, आज जो टॉपिक हमने रखा है बौद्धिक अक्षमता, क्योंकि हम काफी लंबे समय से काम करते हैं और मैं टेक्निकल बातें तो कम करूंगा मैं, बिकॉज ऑलरेडी सुमन मैडम ने टेक्निकल बातें की है। हमारे संगीता मैडम ने काफी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो कैसे हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो हम क्या है, ये हमारी सोच की उपज है, जो उनको हम कम आंकते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, हम इनएबिलिटी को देखते हैं, उनके अक्षमताओं को देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं मेरे बच्चे यहाँ पे एक है, कृष्ण नाम का बच्चा है, ही इज ए गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड विंटर गेम ऑस्ट्रिया में हुआ था, गोल्ड मेडल जीता था। आज हमारे फैमिली का हिस्सा है, आज उनको हम कॉन्ट्रैक्ट पे हम जॉब देकर रखे हुए हैं। ही इज अर्निंग अराउंड 15,000 to 70,000 रुपीज, जैसे नॉर्मल लोग काम कर रहे हो, काम कर रहे हैं। और कभी कभी जब उसकी सोच की बातें करते हैं, हमें लगता है यार वी आर द, हम मंदबुद्धि हैं, वो बच्चा तो स्मार्ट बच्चे हैं। और उसमें जो कमिटमेंट है हमने देखा है, महसूस किया है सर, जो हमारे बौद्धिक अक्षमता बच्चे हैं, जितना आप बता देंगे ना, जो ये काम करना है, दाया बाया कुछ नहीं, बिल्कुल एक कदम है एम के साथ, जो वही निशाना है वहीं पे जाकर के रुकेगा वो चीज। बीइंग ए नॉर्मल इंसान हम क्या करते हैं, रास्ते में 10 लोग मिलेंगे, हम क्या करेंगे, वहां बैठेंगे, उनको बताएंगे। लेकिन ये बच्चे हैं ना, अगर फाइल आपको हाथ में थमा दिया है ना, वो फाइल जाकर वहीं रुकेगा जिसके पास जाना है। तो ये एबिलिटी भी उनमें है, उनको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा सर। और आज हम विश्व दिव्यांग दिवस मना रहे हैं सर, और हमारा थीम है, जो मोटो है हमारा, जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मना रहे हैं सर, उसका थीम इस बार बड़ा सुंदर थीम दिया गया है, बहुत ही कोविड को ध्यान में रखते दिया गया है। लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। ऑलरेडी हम 2 साल से सारे लोग हम काफी प्रभावित हुए हैं कोविड-19 की वजह से। और मैंने महसूस किया सर, एज ए प्रोफेशनल, एज ए कैन से हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे दिव्यांग बच्चों ने जो सफर किया है लास्ट 2 ईयर में, मुझे लगता है हम लोग तो कुछ नहीं किए उनके सामने। जो बच्चा 6 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए स्कूल आते थे, इतने व्यवहारिक समस्या है, उनके पेरेंट्स के लिए इतना मुश्किल हुई, मैं महसूस किया, इतने फोन आते थे, कितना भी ऑनलाइन हम ऑर्गेनाइज कर लेते थे प्रोग्राम सर, वो मजा नहीं आता था सर। और जब बच्चा थोड़ा बहुत जब स्कूल आना शुरू किया, तो पेरेंट्स में जो कहते ना, एक स्माइल देखा मैं, नहीं हमारा बच्चा फिर आना शुरू किया है, चलो हम कुछ रिलैक्स हो जाएंगे, कुछ करेंगे और हम दूसरा भी काम कर पाएंगे सर। तो काफी ये हमारे बच्चे के लिए काफी जो 2 साल का पीरियड रहा है, काफी अनुभव रहा है, बिटर सा रहा है सर। और 3 चीज ये जो हमारा कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड वर्ल्ड। सर हमें एक समावेशी समाज की संरचना करना है सर, ऑब्जेक्टिव है। हमें एक समावेशी कल्चर को डेवलप करना है सर, जिसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ जो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है, कास्ट, क्रीड एंड हमारा जो कल्चर, हम सभी हमारे लिए समान है। उसी तरह से हमें पूरी तन्मयता और पूरे सोच के साथ बदल करके इनको एक समाजी इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप करना पड़ेगा सर, और इनको बराबरी का मौका देना पड़ेगा सर। सुगम बनाना है सर इसकी लाइफ को। हम सोचते हैं क्या ये तो डिसेबिलिटी है, ये तो कुछ नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है। हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर करना है जो उनके लिए हर चीज एक्सेसिबल हो सर, सुगम्य हो सर। उसके लिए जो भारत सरकार हमारे जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाती है, जो हर लेवल पे, चाहे वो IT की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, या पब्लिक प्लेस की बात है, इनके लिए सुगम होना चाहिए। अभी भी हम जाते हैं सर,
जब दिव्यांग लोगों की बात करते हैं सर, ऑलरेडी आप लोगों का जो कमिटमेंट, जो आप लोगों का जो विल पावर मैं देखा, इच्छा शक्ति देखा सर, मैं सैल्यूट करता हूं सर। मैं बैंक मैनेजर साहब भी बात कर रहे थे, नरेंद्र जी के बारे में भी बात सुन रहा हूं मैं। हमारी दिव्यांगता हमारी सोच में है सर, और जिस दिन आप इस सोच को चेंज कर देंगे सर, मुझे लगता है नथिंग इन दिस पॉसिबल सर। कोई, हर लोग दिव्यांग है सर, और जो चीज मुझे नहीं आता है, आई एम ऑल्सो दिव्यांग पर्सन। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को लेकर चलना पड़ेगा। जो अक्रॉस द कंट्री जो आरजेएस फैमिली जो एक मुहिम चला रही है, जो पॉजिटिव लोगों को इकट्ठा कर रही है, मुझे ऐसा लगता है सर, मैं उदय मन्ना जी को और एंटायर टीम ऑफ अपना जो हमारा आरजेएस फैमिली है, मुझे ऐसा लग रहा है सर, डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव करेंगे सर। और इतने अच्छे जो विचार के लोग हमारे आप आ रहे हैं, एक फैमिली डेवलप कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी एक अनोखी फैमिली बनेगी सर, जो हमारे आपके इस ऑब्जेक्टिव को, आपके इस चीज को आगे ले जाएंगे सर। सर बौद्धिक अक्षमता के बारे में बात करूंगा मैं। सबसे अच्छी बात रही मुझे जो एवरी एपिसोड में, एवरी सीरीज में, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम जो भी टेक्निकल होती है सर, आप जो महापुरुष हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको आप नमन करते हो, श्रद्धांजलि देते हैं सर। ये बहुत बड़ी चीज है सर, लोग याद नहीं करते हैं, लेकिन आपका संस्था ये काम कर रही है। कहीं ना कहीं एक हमें एक कल्चर सिखाने की कोशिश कर रही है, एक हमें वो चीज मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमें उनको नहीं भूलना है, क्योंकि जो भी आज हैं उनके बदौलत हैं, उनकी वजह से हैं, उनकी आइडियोलॉजी की वजह से हैं। और मैं जहां तक टेक्निकल थोड़ा सा बात करूंगा सर, बौद्धिक अक्षमता क्या चीज होती है सर? बौद्धिक अक्षमता की विशेषता है मानव अक्षमताओं की कमी। जो हमें एक नॉर्मल इंसान करता है वो हम नहीं कर पाते हैं सर, वो जो हमारी क्षमता है। इसमें क्या होता है, सामान्य मानसिक क्षमताओं में क्या होती है सर, हमें तर्क करने की शक्ति है सर, समस्या समाधान करने शक्ति है, योजना बनाने की शक्ति है सर, हमारे पास अमूर्त सोच होता है सर, निर्णय करने की क्षमता होती है, अकादमिक शिक्षा और अनुभव से सीखना सम्मिलित है सर, जो नॉर्मल होता है। इन सभी क्षतियों के परिणाम स्वरूप अनुकूली कार्य प्रणाली की हानि होती है। जो हमारे बौद्धिक अक्षमता वाले बातें हैं, जो एडेप्टिव बिहेवियर होती है, एडेप्टेशन की कमी होती है, अनुकूली समस्या होती है, जैसे कि व्यक्तिगत मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, दैनिक जीवन को एक या उससे अधिक पहलुओं पर स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी, जिसमें संचार, सामाजिक भागीदारी, शैक्षणिक या व्यवसायिक कामकाज और घर पे या सामाजिक संरचना व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है सर। बच्चे के लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर उनकी सोच को चेंज करके और हम एक प्रॉपर कंप्रिहेंसिव इसको प्रोग्राम प्लानिंग करके अगर उसको ट्रेनिंग देते हैं सर, मुझे लगता है जो हमसे बेहतर करते हैं सर। मैं देखता हूँ जो जब स्पोर्ट्स खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ, उसमें उतना मास्टर हैं और आई अनेबल टू डू दैट एक्टिविटी एंड आई अनेबल टू डू दैट क्या कहते हैं एक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है सर इसमें कमी नहीं है, तो हमारी सोच को चेंज करना पड़ेगा सर। भारत सरकार सर, हम 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं सर, और 75 साल में 75 ईयर्स में भारत ने हमें काफी तरक्की किया है, हर क्षेत्र में गए हैं। तो जो माइलस्टोन्स जो भारत सरकार ने हमें दिव्यांग लोगों के लिए जो सेट किया है, जो कानून है, उनके मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, कब कब क्या हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि उसके जब हमें कानून बनता है, एटलीस्ट हम उसमें चलो 100% इम्प्लीमेंट नहीं भी होता है, लेकिन अगर उसी से हम अगर थोड़ा बहुत भी इंप्लीमेंट करते हैं, उसी का नतीजा है जो आज हमारा दिव्यांगजन, चाहे पैरा ओलंपिक की बात कर लें सर, चाहे स्पेशल ओलंपिक की बात कर रहे हैं, अब हमारे दिव्यांग बच्चे इवन नॉर्मल से आगे जा रहे हैं सर। अगर हम इस ओलंपिक का बात करेंगे सर, हमारा 7 मेडल्स आए हैं, और हमारा पैरा ओलंपिक की बात करेंगे सर, 19 मेडल्स आए हैं सर, हमारे पास में 19 मेडल आए हैं सर। इट्स अ ग्रेट। हम फिर वो अक्षम कैसे हो गए सर? वो हमारी सोच की कमी है जो हम उसको अक्षम बनाते हैं सर। तो हमारा जो कुछ कानून है सर, मेंटल हेल्थ एक्ट 1997 में स्टार्ट हुआ सर, उससे भी काफी चेंजेस आए, सोच चेंज हुए। उसके बाद हमारा जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जब भाई एक ऐसा बॉडी लाया जाए जिससे क्या रेगुलेट कर सके, एक स्टैंडर्ड एजुकेशन दे पाए हम इन बच्चों के लिए, तो आरसीआई एक्ट 1992 में आई सर। उसके बाद एक बड़ा सा क्या कहते हैं लैंडमार्क साबित हुआ जो हमारा जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया सर, दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम है सर आया। फिर उसके बाद सर अभी जो हमारा जो रिवाइज वर्षन आई है सर, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आई है सर, एक माइलस्टोन है सर। इसमें जब 1995 की बात करते थे उस समय सर हमारे पास में 7 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया था सर। आज हमारे पास में 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूड किया गया है सर। मुझे लगता है सर ये बहुत ही जरूरी था सर, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बात करते थे, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है उसी को काउंट कर लेते थे, ऑटिज्म की बात करते थे उसी में काउंट करते थे, जबकि समस्या अलग है।
सिस्टम अलग से है, अलग अलग चीज है, तो शामिल किया गया है सर। फिर ये जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनके लिए कभी कभी पेरेंट्स के लिए बड़ा समस्या होता है, यार मैं हूँ ठीक हूँ, मैं तुम्हारी बात किया होगा। तो सरकार ने हमारा जो एक कानून लाया सर, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल 99 लाया सर, और उससे सर बहुत सारे हमारे पेरेंट्स को फायदा हो रहा है सर। हम लोग कोशिश करते हैं उनको दिलाने के लिए सर। और नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन डिसेबिलिटी 2006 में आया सर, और रिसेंटली सर जो हमारा NEP 2021 आया है सर, क्लियर कट उसमें मेंशन है सर, जो जीरो रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट करना है सर। हमें इनको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना है सर। इंक्लूसिव हमारे दिव्यांग बच्चे भी हमारे नॉर्मल बच्चे के साथ हमारे नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल क्लास में जाकर पढ़ाई करेंगे, इनके लिए कोई अलग से स्कूल नहीं होना चाहिए सर। हरियाणा सरकार ने सर इवन हमें लेटर जारी कर दिया है, जितने भी हमारे स्पेशल स्कूल हैं उनके जो माइल्ड और मॉडरेट बच्चे हैं उनको सारे नॉर्मल स्कूल में डालना है। जो बच्चे हमारे नॉर्मल स्कूल में अगर मान ली वहां सर्विसेज नहीं ले सकते हैं, उनके लिए हमारे जैसे स्पेशल सेंटर है जहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं हैं सर, फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, साइकोलॉजिकल सर्विसेज है, वो सारे चीज करते हैं, वहां पे ये करना है सर। लास्ट में सर मैं बताना चाहूंगा सर, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को अक्सर हमारी संस्कृति के समग्र ताने बाने में योगदान में असमर्थता के रूप में देखा जाता है, असमर्थ पाते हैं सर। हम अपना एक प्रिजुडिस बना लेते हैं, नहीं हमारा असमर्थ है, जो हमारा एक कल्चर जो डेवलप किए हैं, जो हमारे उसमें कर रहे हैं सर, उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है सर, जो यह सुनिश्चित करने में मदद कर सके कि ये बच्चे आत्ममूल्य के एक मजबूत भावना के साथ उभरे और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प के साथ उभरे सर। सिर्फ इनको मौका देना है सर, इनको आगे बढ़ाना है सर। दिव्यांगता एक स्वरूप का ही एक स्वरूप बहुत ही व्यापक है सर, एक छोटी मोटी चीज नहीं है सर। ये एक अपने आप में जो कहते हैं ना, जो बड़ा सा ह्यूज सा वर्ड है सर, एक वेग सा टर्म है सर, जिसका कुछ भाग स्पष्ट है और कुछ भाग छिपा हुआ सर, कुछ हिडन है, कुछ क्लियर दिखता है सर। इसलिए परत दर परत जितना हम दिव्यांगता को जानेंगे उतना ही हम दिव्यांगता को समझ पाएंगे सर। जब इसमें हम इसके अंदर जाएंगे, इसमें झांकेंगे, जब इसको महसूस करेंगे, तभी इस चीज को समझ पाएंगे सर। और इसके बारे में सब कुछ जानना महत्वपूर्ण होगा सर। अब मुझे ऐसा लगता है जब हम इस दिव्यांगता के बारे में सब कुछ समझें, तभी हो सकता है, जो मेरा कहना है, मैं दूसरों को नहीं चेंज कर सकता है। आज मैं चलो हम 32 लोग इसमें हैं, अगर अपनी हम सोच को चेंज कर लेंगे सर, मुझे लगता है जो ये दिव्यांग ने कहेंगे सर, हमारे तरह ही एक अक्षम लोग से कहेंगे सर, और इनकी जिंदगी में जो इनका जो फ्यूचर में जो है बहुत ही एक सुदृढ़ और क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं सर। और इसके लिए मैं बोलूंगा सर, हर लोगों को सर, जो हमारा मेंटल बैरियर है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल, हमें मेंटल बैरियर जो हमारा है, मानसिक जो यार हम बोलते हैं यार एजुकेटेड है, हम बोलते हैं इतने सारे जाने हैं, जब दिव्यांगता की बात आती है ना, इतना संवेदनहीन हो जाते हैं लोग, चाहे अधिकारी कोई भी लोग हो सर, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ सर, मुझे दुख होता है सर। मेरा कहना है बीइंग ए प्रोफेशनल, भगवान ने हमें एक अच्छा मौका दिया है, प्रोफेशनल भी हूँ और एक सेवा भी है, और जो इस भावना के साथ काम करेगा सर, मुझे ऐसा लगता है सर, देयर जो नीड टू गो टू एनीवेयर, मंदिर मस्जिद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर इनके लिए सेवा करते हैं, इनके लिए काम करते हैं सर। सो सर कहीं ना कहीं एक ऐसे समाज की संरचना करनी है सर, और तब होगा सर थ्रू अवेयरनेस, थ्रू सेंसिटाइजेशन। जब सेंसिटाइज करेंगे, लोगों को जगाएंगे, हम जिनको एक अवेयर करेंगे, बताएंगे दिव्यांगता के बारे में, उनके एबिलिटी के बारे में, तभी इस मुकाम पे पहुंच पाएंगे सर, इस पे हम सक्सेस हो जाएंगे सर। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सर, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएगा सर। और मैं फाइनली मैं मैसेज देना सर, टाइम बहुत कम होगा, 2 मिनट लूंगा सर। और ऑलरेडी सर हम लास्ट 2 ईयर से जो कोविड की वजह से हम सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही रही है, जो भी है, लेकिन अभी फिर सुन रहे हैं सर, जो हम टीवी मीडिया पे चाहे सुन रहे हैं, एक नेक्स्ट जो वेरिएंट आ रहा है सर, ओमिक्रॉन है सर। क्यों ने सर हम मिल करके, क्योंकि ये दिव्यांग बच्चे हैं सर, जब तक हम इसको पर्सनली सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, चलो नॉर्मल तो एक बार बोल दिए ऐसा कर लो, मास्क पहन लो, ये करना, सैनिटाइजर यूज करो, लेकिन ये बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी प्रोफेशनल, स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स, सबको एक जागरूक होना पड़ेगा। और इस आने वाले जो वेरिएंट है सर, और पहले ही हम इसको प्रिकॉशंस रख ले सर, हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सर, क्यों नहीं बचाव में ही बचाव है सर, क्यों नहीं पहले ही बचाव कर लें, जो बाकी हम इसी को सफर ही नहीं करना पड़े सर। सो फाइनली मैं बहुत बहुत धन्यवाद उदय मन्ना जी एंड एंटायर टीम ऑफ RJS
जो फीलिंग मुझे मिल रही है सर, बिकॉज आई एम सच ए पॉजिटिव पर्सन, मैं कोशिश करता हूँ पॉजिटिव लोगों को ढूंढता हूँ, मैं पॉजिटिव बातें करता हूँ, पॉजिटिव कुछ करने की कोशिश करता हूँ, और एक आज ऐसी फैमिली मिली है, मुझे लगता है आपके विचारों के आपके साथ साथ अपने विचारों को भी लोगों तक पहुंचाएंगे सर, और कोशिश करेंगे एक समावेशी समाज की संरचना करें, एक हमारे बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हो चाहे दिव्यांगता वाले कोई भी बच्चे हो, जिनको हम एक अच्छी लाइफ दे सके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर एडी पासवान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी कुछ समय बने रहें, और अभी जैसा कि सभी ने डॉक्टर एडी पासवान से बहुत सुंदर जानकारी दी। डॉक्टर एडी पासवान जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत देश भर में विभिन्न सरकारों के साथ जो सहयोग के रूप में दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर चुके हैं, और अनेक बार जिला राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा पुरस्कार और अनेक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि हम सभी जितने भी लोग वेबिनार में जुड़े हुए हैं वो एक बार डॉक्टर साहब के साथ फोटो सेशन हो जाए, सभी अपनी अपनी स्क्रीन ऑन कर ले और एक बार आ जाएं 2 मिनट के लिए प्लीज। सभी लोग कृपया स्थिर हो जाएं, अपने कैमरे को स्थिर कर लें ताकि सभी लोगों का फोटो। प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी जुड़ गए हैं, आरजेएस एडवाइजर। अभी एडी पासवान साहब ने स्पीच में आपका नाम लिया था सर, धन्यवाद सर। और दीप माथुर जी भी, आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी भी जुड़ चुके हैं। सुने कृपया ऑन कर लें, दीप माथुर सर का वीडियो ऑन नहीं है। रिचिका स्टूडेंट्स सरकार उनका भी ऑन नहीं है। अभिप्सा के रीता जी का नहीं ऑन है। नरेंद्र राजपूत जी का ऑन नहीं है। कृपया एक फोटो सेशन में आप लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, 2 सेकंड लगता है। एक बार फोटो सेशन हो जाए आप सभी लोगों का। लवलीन जी फोटो सेशन हो जाए, आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। कुछ लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, अगर सुन रहे हैं तो ऑन कर लीजिए। थैंक यू। नरेंद्र टेटेसर जी आगे कार्यक्रम को आप बढ़ा सकते हैं। जी सभी का धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम धीरे धीरे अपने चरम पे आया। आप सब ने सारी जानकारी ली। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर जानकारी दी कि कोई बच्चा के मानसिक मंदता का शिकार बच्चा कैसे एक विशेष यदि उसको विचार दिया जाए तो कैसे उसके प्रति एकाग्र होता है। यह एक अपने आप में बहुत विशेष बात आज मेरे को हम सबको जानने को मिली। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे अध्यक्षीय संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री भुवन कुमार जी को। श्री भुवन कुमार जी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से बेगूसराय बिहार के सहायक निदेशक पद पर कार्यरत हैं। तो सर आप दिव्यांगजनों के पुनर्वास संबंधी और दिव्यांगजनों के जो अभिभावक कौन हो सकते हैं, दिव्यांगजनों का पेंशन क्या हादिया, अनेक बातें ऐसी रह जाती हैं जिन पर आप प्रकाश डालते हुए जो ना कृपया अध्यक्षीय संबोधन वेबिनार को दें। डॉक्टर भुवन कुमार जी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी थैंक यू सर। प्रथम मैं आरजेएस टेक्निकल टीम को के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो साप्ताहिक तौर पे आप करते हैं और ये अलग अलग तरह का मुद्दों को सामने लाकर लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को संवेदनशील करते हैं। कार्यक्रम में सुनने ने काफी कुछ सीखा है। मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए 3 साल हो रहे हैं। मैं यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आया हूँ और मेरा चयन हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ बेगूसराय में अपनी पहली पोस्टिंग के रूप में यहाँ ज्वाइन किया। तो सामान्य तौर पे मैं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जो भारत सरकार और केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं चल रही होती हैं उन तक जो है कि उनको लोगों तक पहुंचाने का, जो संबंधित व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं।
और मूल रूप से मेरा जो हमारा टारगेट ग्रुप है तो वृद्धजन होते हैं, विधवा महिलाएं होती हैं, बेगर्स होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनमें मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन होता है और जितने भी स्कीम चल रहे होते हैं प्रयास यह होता है कि उन तक पहुंच जाए। चूंकि टॉपिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, उसमें बहुत सारी बातें हुई है, अच्छी बातें जो है जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो तो मतलब सीख ही लेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त जब कभी ये वीडियो शेयर किया जाएगा उनके माध्यम से भी लोगों को जानने का मौका मिलेगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मैं बस कुछ पंक्तियां जोड़ना चाहता हूं कि किसी भी दिव्यांग जन के प्रति कोई समाज कितना संवेदनशील है यह बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्यांगता किसी व्यक्ति विशेष के लिए चुनौती निश्चित रूप से है, लेकिन उससे ज्यादा चुनौती या उससे ज्यादा जिम्मेदारी हम समाज का है, हमारा है कि हम उनके प्रति अपना व्यवहार कैसा रखते हैं, हम उनके प्रति कैसी सोच रखते हैं। सामान्य तौर पे यह होता है कि हम अपनी संकीर्ण सोच या फिर कह लें कि हम अपनी असंवेदनशील व्यवहारों की वजह से हम उनके प्रति वो भाव नहीं रख पाते हैं जो हम सामान्य नागरिक के रूप में रखते हैं। हमारे यहाँ भेदभाव की प्रवृत्ति मौजूद है और अलग अलग कारणों से मौजूद है, लेकिन जब हम फिजिकली किसी के प्रति हम जब बात करते हैं, उनके प्रति निगेटिव भाव होता है, तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं हम अपनी सोच को ही प्रदर्शित कर रहे होते हैं। बौद्धिक दिव्यांगता जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, उसके तहत जो 21 अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता का निर्धारण किया गया है, उसमें से एक यह भी है। और इसमें मूल रूप से यही है कि माता पिता जितना जल्दी इन बातों को समझ लें कि उनके बच्चे या परिवार के कोई सदस्य बौद्धिक जो इंटेलिजेंस है उसमें कमी अगर वो समझ पाए और जितना जल्दी वो पहल कर सकते हैं, चाहे वो चिकित्सीय पहल हो सकता है, प्रशिक्षण का पहल हो सकता है, वो कर लेंगे, मुझे लगता है कि उसका बहुत ही सामान्य होता जाएगा जीवन। यह सत्य है कि उनकी चुनौतीपूर्ण जिंदगी बनी रहेगी, लेकिन अगर हम थोड़ा भी उसमें ऑन टाइम इंटरवेंशन कर पाएंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन को सामान्य बनाना बहुत आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं दिव्यांगजनों के लिए। खास करके विशेष तौर पे जो शुरुआती दौर से ये है वो है पेंशन स्कीम्स चलाए जाते हैं, और केंद्र सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना चलाया जाता है और बिहार सरकार की तरफ से बिहार निःशक्ता पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है, निःशक्ता पेंशन योजना है, उसमें जो निर्धारित लक्ष्य है वो यह है कि 80% एंड मोर अगर किसी का डिसेबिलिटी है तो उनको पेंशन स्कीम के तहत आच्छादित करते हैं और लाभ देते हैं, और उसके तहत प्रति माह 400 रुपये का पेंशन प्रदान किया जाता है। सेम टाइम बिहार सरकार की तरफ से जो योजना चलती है बिहार निःशक्ता पेंशन योजना, इसमें जो है कि 40% एंड एबव को योजना के तहत आच्छादित करते हुए पेंशन का लाभ दिया जाता है। बेगूसराय जिले की जहां तक मैं बात करूं तो बेगूसराय जिले में आज के डेट में इन दोनों योजनाओं को मिलाकर लगभग 24,000 निःशक्त जनों को, दिव्यांग जनों को पेंशन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जो एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जाती है वो संबल है, मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना। इसके तहत यहाँ पे लोगों को असिस्टिव डिवाइस दिए जाते हैं, उनको उनकी जो पात्रता होती है, उनकी जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप उनको जो है प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री निःशक्त स्वरोजगार ऋण के माध्यम से उनके स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक का जो है उनको रोजगार ऋण प्रदान किया जाता है, और वो उसमें इंटरेस्ट जो है काफी कम होता है, 4 to 5% होता है, वो प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्कीम यह चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। अगर वो कोई निःशक्त व्यक्ति अगर शादी करते हैं और उसके जो कपल हैं उसमें से कोई अगर एक निःशक्त व्यक्ति हैं तो उन्हें 1 लाख रुपया का अनुदान प्रदान किया जाता है। अगर दोनों व्यक्ति निःशक्त हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें 2 लाख रुपया का अनुदान प्रदान किया जाता है, और अगर वो दोनों व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज किए होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें 3 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। और ये रेगुलर, ये सभी जिलों में, बिहार के सभी जिलों में इसके तहत लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। यहाँ पे बिहार को कुष्ठ कल्याण योजना के तहत भी उनको कुष्ठ के तहत जो है कि उनके पुनर्वास के संदर्भ में तो अनुदान दिए ही जाते हैं, उनको भी डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में जो है कि 400 रुपया प्रदान किया जाता है। अगर एसिड अटैक से प्रभावित कोई व्यक्ति हैं तो उनको भी जो है कि पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार की कई योजनाएं चलती है, जैसा कि पूर्व के हमारे वक्ताओं ने बताया है कि राष्ट्रीय न्यास के तहत जो है कई तरह की योजनाएं जो है चलाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय न्यास के तहत है और बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो है लीगल गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट। सामान्य तौर पे यह होता है कि जो बौद्धिक रूप से कम विकसित होते हैं या जिनको बौद्धिक चुनौतियां हैं, वो यह होता है कि अपने कानूनी अधिकार और वित्तीय अधिकार का अब खुद वह उपयोग नहीं कर पाते हैं, या अन्य किसी भी तरह का जो इंटरवेंशन उनके लिए किया जा रहा है वो कई बार उनको दिक्कत होती है। तो वैसे परिस्थिति में राष्ट्रीय न्यास जो है उसके तहत लीगल गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट है। और कोई अभिभावक अगर लगता है कि उनके बच्चे अपने से खुद का बैंकिंग का काम नहीं कर पाता है या उनके जो अदर राइट्स हैं वो नहीं कर पाता है, वैसी परिस्थिति में उनके अभिभावक जो है कि उनके लिए या फिर क्लोज फैमिली मेंबर्स या इनफैक्ट कई बार उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके लीगल गार्जियनशिप के रूप में काम कर रहे होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है। बिहार में एक महत्वपूर्ण चीज यह है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो एक जो महत्वपूर्ण पहल हुई है बिहार सरकार के द्वारा और खास करके समाज कल्याण विभाग के द्वारा, यहाँ के सभी सब डिवीजन लेवल पे 101 सब डिवीजन लेवल में बुनियाद केंद्र स्थापित किए गए। विश्व वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, वहां पे दिव्यांगजनों के लिए काफी काम किए जा रहे हैं, खास करके स्पीच थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है। और वहां पे एक काउंसलर को भी पदस्थापित किया गया है जो खास करके जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उनको काउंसलिंग देते हैं और उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग देते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण यह है कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग पटना के द्वारा एक चमन नाम से जो है चलाया जा रहा है, उमंग बाल विकास गैर सरकारी संगठन है, उनके माध्यम से चलाया जा रहा है, जहां 50 इसी तरह के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वह भी सरकारी प्रयास के तहत, राष्ट्रीय न्यास के तहत जो है उनका प्रयास किया जा रहा है। और आज ही मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि 50 बच्चे तो हैं ही, इसके अतिरिक्त हम लोग जो है कि घर तक जाके भी बच्चों को काउंसलिंग देते हैं। और जब बच्चे एक लेवल पे आ जाते हैं, उनकी शादी की उम्र हो जाती है, तो हम लोग उनको प्रशिक्षण देके सामान्य तौर पे उनको बेहतर मतलब उनकी सोच, उनके जो शारीरिक चीजें हैं उनको थोड़ी जो बहुत उनमें बदलाव, सकारात्मक बदलाव कर पाते हैं। उसके बाद उनकी शादी विवाह भी करवाते हैं और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है जो दिव्यांगजनों के हितों में किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि अभी जितना दिव्यांगजन के क्षेत्र में होना चाहिए, मुझे लगता है कि हम लोग 20% कर पाए हैं। हमारा समाज 20% भी पता नहीं कर पाया है, नहीं कर पाया है। अभी बहुत दूर जाना होगा। बीइंग एन ऑफिसर हम लोग ऑफिस के माध्यम से करते हैं, लेकिन मैं आप जैसे आरजीएस टीम को या फिर अन्य जो भी कोई इस तरह के संस्था हैं, अगर इस तरह के काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे कार्यशाला करते हैं, जागरूकता का प्रचार प्रसार करते हैं, तो मुझे लगता है कि दिव्यांगजनों के हित में जो सरकारी इंटरवेंशन है, जो सरकार की योजनाएं हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, उन तक आपको, हम लोगों को पहुंचाना और भी आसान होगा। तो थैंक यू मन्ना जी, आपने मुझे अवसर प्रदान किया जहां मैंने अपनी बात रख पाई। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे लगता है कि इसमें मेरा सबसे कम अनुभव है, तो मुझे सीखने को मिला। मैंने कल भी आपसे बातचीत हुई तो मैंने कहा था कि मुझे लर्निंग ही मेरे लिए होगा। तो थैंक यू संगीता जी, डॉक्टर एडी पासवान सर, सुमन कुमारी जी और अन्य सभी वक्ता। और मैं विशेष तौर पे अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं उदय वीर जी और डॉक्टर नरेंद्र जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि या फिर मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोगों ने इन विकट परिस्थितियों से जीता है और हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। खास मैंने उदय वीर जी की जितनी चीजें सुनी है, मुझे लगता है कि हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं अचीव कर पाए हैं जितना उन्होंने अचीव किया है। और अगेन मैं थैंक यू दूंगा मन्ना जी को। मन्ना जी, इस तरह के प्रयास से निश्चित रूप से एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेज आएंगे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सब लोगों को जिन्होंने जो है कि पार्टिसिपेट किया और इस तरह का आयोजन करते रहें। धन्यवाद जी। धन्यवाद भुवन कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, सरकारी स्कीमों के बारे में भी बताया और निःशक्त लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदि आदि जानकारी आपने दी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी वो, ये जो आपने स्कीमों के बारे में बताया, सरकारी स्कीमें क्या होती हैं दिव्यांगजनों के लिए, निःशक्त जनों के लिए। अब मैं सभी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि यदि वो कोई
प्रश्न पूछना चाहे तो एक एक प्रश्न आप जो ना विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। सभी आमंत्रित हैं एक एक करके। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्करवाला झारखंड से हूँ। सुमन बहन, मेरा एक प्रश्न है कि कभी कभी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि रिजेनेटिव टेस्ट, खान पान, बहुत सारी विस्तृत जानकारी आपने दी जो बहुत ही आज के समय के लिए आवश्यक है, हम महिलाओं के लिए विशेष तौर पर। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगी, मेरा ये प्रश्न है कि कभी कभी सब कुछ ठीक होता है, खान पान की शैली उनके घर में कहीं कोई ऐसी निषकता नहीं होती है, लेकिन उस घर में जो जन्मने वाले बच्चे होते हैं या तो शारीरिक रूप से या वो मानसिक रूप से अपंग या निशक्त होते हैं, तो इसका वजह क्या हो सकता है? हम अपनी कार्यशैली को बिल्कुल सुधार के रखते हैं, लेकिन फिर भी जेनेटिक प्रॉब्लम भी क्या नहीं है, बायोलॉजिकल भी नहीं है, तो फिर इसका कारण क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ ऐसे अज्ञात कारण होते हैं जो कि अभी भी हमारे रिसर्च का विषय है। हमारा जो यह फील्ड है, अभी काम बस हम अभी पहले पड़ाव पे हैं, अभी हमें बहुत आगे जाना है और इन्हीं सब चीजों के लिए रिसर्च हो रहा है कि यदि सब कुछ सही है, मतलब जहां तक माता पिता का कहना है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट भी कर रहे हैं, खान पान भी अच्छा है, एनवायरमेंट भी अच्छा है, फिर भी कई बार जो है निशक्त बच्चे जो है वो हमारे घर के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको एक अज्ञात कारण करके एक कॉलम बना करके हम लोगों ने रख लिया है, जिससे हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ जो हैं रिसर्च कर रहे हैं और जल्दी हम उन कारणों का भी पता लगाने में सफल होंगे। जी जी, धन्यवाद सुमन बहन आपको। ओके जी, और कोई प्रश्न करें? सभी आमंत्रित हैं। आप अपने प्रश्न सोचिए, तब तक एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, आप करिए, मैं फिर करती हूँ। जी, पहले आप कीजिए प्लीज। मेरा दूसरा एक प्रश्न है, मैं जानना चाहूंगी, ये भुवन कुमार जी से बिहार से हैं कि इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निशक्त योजना जो चलती है उसका प्रतिशत से क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है? लोग जब हम लोग अप्लाई करते हैं या बच्चों को वहां भेजते हैं तो कहते हैं लोग कि नहीं 40% से कम है, इसका नहीं मिलेगा, इस तरह की सरकारी लाभ की योजनाएं नहीं दी जा सकती। उसके लिए एक्चुअली ये है कि चूंकि अभी तक का जो प्रावधान है उसमें यह है कि सभी प्रकार के जो स्कीम्स हैं उसका बेसिक जो है क्राइटेरिया 40% रखा गया है। यही कारण होता है कि लेस देन 40% की वजह से उनको लाभ नहीं मिल पाता होगा। तो 40% और एक और महत्वपूर्ण बात है कि शादी के 2 साल के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। अच्छा, अगर 2 साल के बाद अप्लाई करने पे वो मतलब जो प्रोविजंस हैं वो फिर नहीं होता है, तो 40% होना चाहिए एंड देन विद इन 2 इयर्स होना चाहिए शादी का। और जो हम लोग अनुदान देते हैं 1 लाख रुपए का देते हैं, तो कैश नहीं देते हैं, इनफैक्ट उनको 3 इयर्स लॉक इन पीरियड में एफडी करवा देते हैं ताकि लाइफ भी इस्टेब्लिश हो जाए और उनको जो है कि तब तक थोड़ा लाइफ इस्टेब्लिश होने का टाइम मिलेगा और फाइनेंशियल जो है इस्टेब्लिशमेंट भी हो पाएगा, उसमें इंटरेस्ट होता है। तो मेरे यहाँ तो अभी तो रिसेंटली मैंने एक बेनिफिशियरी को मतलब एक कपल को 3 लाख रुपए का भी दिया, मतलब दोनों डिसेबल थे प्लस इंटरकास्ट मैरिज भी था, तो हमने जो है कि 3 लाख रुपए का दिया है उनको। तो है जो प्रोविजंस है इसके तहत हम लोग उनको यही लाभ पहुंचा पाते हैं, तो ये है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस विषय पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी प्लीज। हाँ, जैसे मैम ने पूछा कि 40% का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बात की अभी कि बौद्धिक अक्षम बच्चे कौन होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है। तो आईक्यू नापने की बहुत सारी टेस्टिंग होती है जो कि हम इन बच्चों को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे उन बच्चों को कहते हैं जिनकी आईक्यू 70% से कम होती है, जबकि एक सामान्य बच्चे की आईक्यू कितनी होती है, 100% होती है। तो इसी के आधार पर मतलब उनको अपनी बुद्धि लब्धि की टेस्ट करवानी होती है, जिससे उनके आईक्यू का पता चलता है और उसकी सर्टिफिकेट जब हम जमा करते हैं उसमें वो लिखा होता है कि बच्चा जो है 40% दिव्यांग है, 60% है, 70% है, 20% है। तो तभी वो होता है कि जो 40% और अधिक से
जिनकी दिव्यांगता है, उन्हीं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ जो है वह मिल पाता है। नरेंद्र जी, डॉक्टर साहब जी, मैं सुमन मैडम का मैं ऐड करना चाहूंगा। मैडम ने बिल्कुल सही बताया। जो मैं ये 40% है ना, एज पर जो हमारा कानून है ना, RPWD एक्ट है, PWD, जो 40% उन्हीं को हम डिसेबिलिटी मानते हैं, काउंट करते हैं, जो बेंच मार्क है मैम, ये है नहीं है। तो 40 एंड एबव है, उसी को जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बेनिफिट, उसी को फायदा मिलेगा, उन्हीं को मिल पाता है। स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है मैम। जैसे बिहार में वहां पे 40% में तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हरियाणा में अगर मैं दिव्यांग लोगों की बात करता हूँ, हम खासकर बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को, तो 60% चाहिए, और उससे जो कम है उनको नहीं मिलता है पेंशन। तो कल भी मैं बात कर रहा था अपने अधिकारी से, हमारे स्टेट कमिश्नर आए थे, भाई अगर 40% डिसेबिलिटी हो चाहे 100% डिसेबिलिटी है, तो बेनिफिट तो सबको मिलना चाहिए भाई। तो सरकार अपने सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, वो स्कीम डिवाइड करते हैं, फिर बोलते हैं इतने परसेंट मिलेगा, इतने परसेंट को नहीं मिलेगा। तो ये 40% जो हमारे कानून में जो दिया गया है, 40% को ही वो जो डिसेबिलिटी है उसके ऊपर को ही मानते हैं, जो दिव्यांगता मानते हैं, दिव्यांगजन मानते हैं। यस मैम जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर एडी पासवान साहब, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस जी। डॉक्टर साहब, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, दिव्यांगों की शादी ब्याह का अधिकार की बात हुई, तो सब सामान्य की तरह उन्हें अधिकार प्राप्त है। और लेकिन अगर विशेषकर मैं बात करूं कि जो बौद्धिक रूप से सक्षम है अथवा मानसिक मंदता के जो शिकार व्यक्ति हैं, तो उनके प्रजनन के अधिकार के विषय में कानून क्या कहता है? नहीं सर, अगर हम प्रजनन के बाद तो जो नहीं है। जी सर, गॉट इट सर। एक्चुअली सर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो बौद्धिक क्षमता के बारे में बात करते हैं सर, तो अभी भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, इसको हम माइनर में काउंट करते हैं सर। जो हमारा कानून है माइनर में, कहीं न कहीं सर साइंटिफिकली देखेंगे तो है, मेरा कहना है ये हम प्रिकॉशंस रखते हैं। मान ली चलो, जब हम प्रजनन की बात करते हैं, तो जो हमारा जीन होता है सर, 50% वाई क्रोमोसोम है सर, उनको लगता है, अगर मान ली हम, चलो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जैसे बच्चे हैं, उनके बच्चे नॉर्मल है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कानूनन अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन वो शादी ब्याह करके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अपने अच्छी लाइवलीहुड जी रहे हैं, और बच्चे जो हुए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं। यू कांट इमेजिन, जब बोलेंगे नहीं ये इनके फादर और मदर ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या है, जो चांसेस रिस्क फैक्टर है सर, चलो वहां पे सक्सेस हो गया सर, जिसको जेनेटिकली हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वहां पर इश्यू बनती वहां होती है। तो एक तो मदर हो चाहे फादर हो, दैट इज बौद्धिक दिव्यांग है सर। अगर इश्यूज हुआ मेरा कहीं न कहीं अगर इश्यू होता है, तो मुझे अपना इसमें पर्सनल व्यू है, जो साइंटिफिक वे में अगर इसको किया जाए, लेकिन हमारे बोला नहीं, यहाँ बच्चे हैं, क्रिश्चियन है, मुझे पता है ये शादी करेंगे, तब 1% भी लगता है जो हमारा डिसेबिलिटी हमारा हो सकता है, तो वहां पे 1% रिस्क लेना मुझे लगता है सर, एज ए सोसाइटी के लिए, अपने लिए सर, वहां पर रिस्क नहीं है। क्योंकि सर ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं सर, लेकिन ये साइंटिफिक जो वे है हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो शायद इसलिए सरकार जो कहते हैं लीगल प्रोविजन नहीं दिया गया है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं, जो समाज में होते हैं। मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे जो पेरेंट्स आते हैं, लड़कियां मंदबुद्धि है लेकिन शादी कर दिया, लड़के नॉर्मल है लेकिन बच्चे पैदा हुए हैं वो नॉर्मल है, तो वो अलग चीज है। लेकिन जब हम लीगलिटी की बात करेंगे, जब लीगली इश्यू मारेंगे, तो ये समस्या है सर, इसमें नहीं दिया गया, माइनर में काउंट होते हैं सर। इवन समटाइम्स वी आर आल्सो फाइटिंग फॉर द वोट, क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो हम वोट करने का, मुझे पता नहीं है नरेंद्र जी अच्छे हैं, किसको वोट डालूं मैं, कि भाई पुष्कर मैडम अच्छे हैं कि उदय जी अच्छे हैं, उनको ये नहीं कहें, उनको जो करेगा उनके नाम पे कोई मिसयूज करेगा। तो हो सकता है इस चीज को देखते हुए जो हमारे जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हैं, जो हमारे बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं, इसलिए प्रोविजन नहीं रखा होगा सर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर। हाँ, मैं इस बात पे बोलना चाहिए, इसी चीज को प्रमोट करने के लिए तो सामाजिक सुरक्षा द्वारा, जो वैसे यदि कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है और कोई नॉर्मल व्यक्ति उस व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार विवाह करता है और परिवार चलाना चाहता है, तभी तो सामाजिक सुरक्षा जो है के तहत जो है उसको प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख की राशि दी जा रही है, ताकि समाज के नॉर्मल व्यक्ति भी आगे आए और अपने ये डिसेबल्ड दिव्यांगजनों के साथ जो है विवाह करें और नॉर्मल लाइफ जीवन यापन करें। और जन्म की जहां तक बात है बच्चे के, तो जेनेटिक काउंसलिंग अपने करवा सकते हैं, टेस्टिंग करवा सकते हैं, ताकि वो बच्चा जो है वह
मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से दिव्यांग न हो। जी जी, धन्यवाद सुमन जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। I would just want to give a quick. जी सर, can I come and say a few things? जी सर, yeah, please. so Dr. Paswan, you gave an excellent presentation. आपने बहुत बढ़िया presentation दी है Dr. Paswan जी. Thank you sir, thank you. Very good. हम केवल एक ही चीज कहना चाहेंगे. Let's not look at the money. Let's not look at the law. Please, for heaven's sake, पैसे को और law को बगल में रख. We should develop a mechanism कि हर मोहल्ले में there should be a group of people who are influential people, who are credible, जिनके मान्यता है समाज में. 5-6 लोग ऐसे हर ग्रुप, हर मोहल्ले में बननी चाहिए और उनके मोहल्ले में जो केसेस होते हैं उनको सही ढंग से काउंसलिंग करना चाहिए और डॉक्टर पासवान जैसे लोगों से जुड़कर, सरकारी तंत्र से जोड़कर कैसे हम लोग किस ढंग का मदद कर सकते हैं, उस ग्रुप को हेल्प करना चाहिए. और कोई भी चीज कानूनी पेच में नहीं लाना चाहिए. ऑलवेज दैट शुड बी काउंसलिंग. काउंसलिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो हमारे देश में कमी है. हमारे देश में काउंसलिंग का फैसिलिटीज नहीं है. आप यदि पहले हमारे पुराने जमाने में, हमको याद है हमारे दादाजी वगैरह जो गांव में रहते थे, पंचायत जो आज भी है, लेकिन वो पंचायत पॉलिटिकल बन गया है. हम कह रहे हैं नॉन पॉलिटिकल, इन्फ्लुएंशियल पीपल, जिनका गरिमा है, जिनको लोग रेस्पेक्ट करते हैं, जिनका एक बैकग्राउंड है. कॉलेज और स्कूल जाने से शिक्षित नहीं बनते हैं लोग बनते हैं अपने वैल्यू सिस्टम से. सो वो वैल्यू सिस्टम लाना बहुत जरूरी है, जिसका कमी है हमारे देश में. एक आम आदमी को हम लोग शोषण कर, उनको कोई दिशा देने वाले नहीं है. You see, that is very important. We should identify families who are today need counseling. और कोई डिसेबिलिटी नहीं है, किसी का डिसेबिलिटी नहीं है. हम भी डिसेबल है. I am also disabled. So never look at anybody as a disabled. कभी भी किसी का भी पास घर, भगवान ने एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा खोल देते हैं. Everybody has got a talent. टैलेंट आइडेंटिफाई कीजिए, टैलेंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए. डोंट स्टार्ट फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट. एंड ये परिवार जो हम लोग का है, दिस इज अ पॉजिटिव परिवार. पॉजिटिव परिवार मीन वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स. वी विल नॉट टॉक. लॉ जरूरी है. लॉ जरूरी है क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड देता है कि आप इस जो कानून है, इसलिए कानून बनता है एक मानक देने के लिए. तो हम ऑलवेज रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ढंग के परिचर्चा में आप प्लीज कोशिश कीजिए कि लोग, हम लोगों का ग्रुप्स बने और वो ग्रुप सलाह दें. धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया. नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद. एक मिनट लूंगा सर. सर ने बहुत अच्छी बातें बताई है, नहीं है? जो कानून अपनी जगह पे है, सिस्टम अपनी जगह पे है. एज ए इंडिविजुअल लेवल पे हमें मिल करके इस चीज को हमें करना पड़ेगा, हर लोगों को करना पड़ेगा सर. तभी इस चीज को हम बैरियर है, चाहे जो हमारे दिमाग में उसको सोच सकते हैं. मैं एक समअप करूंगा सर. कहते हैं ना, एक गाना है सर, ये साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. एज ए होल हमें सोचना है, एज ए होल काम करना है. मेरा कहना है, चलो हम 100% नहीं करेंगे. मैं अकेला अगर मैं चेंज हो गया तो उस दिन समझे पूरा समाज चेंज हो गया सर. हम क्या करते हैं, दूसरे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने पर ध्यान नहीं देते. पहले तो हम तो चेंज हो, अपनी सोच तो चेंज करें. तो सर ने बहुत अच्छी बातें बताई है. कानून अपनी जगह पे है, कानून है, उसको भी चलो, ये तो मजबूरी है, चलो उसको पालन करना है, सिस्टम है. लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, चाहे काउंसलिंग की बात, कोई भी चीज हमें करना चाहिए सर. दैट्स ऑल सर. वेरी गुड, थैंक यू. सर मैं कहना चाहूंगी, हमारी सोच बिल्कुल चेंज हो रही है. बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ऐसे दिव्यांगजनों के माता पिता जो है मिल करके और भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको जो है प्रमोट कर रहे हैं, ताकि वो अपने बच्चे की केयरिंग कर सके, हतोत्साहित ना हो. बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं, लेकिन और ज्यादा इस क्षेत्र में काम करने की हमें जरूरत है.
जी धन्यवाद। नरेंद्र जी आपका अनम्यूट कीजिए, नरेंद्र जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आपका। ओ सॉरी डॉक्टर साहब। डॉक्टर पासवान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर प्रोफेसर बेजोन मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक जो है ना अनछुए पहलू को जो है ना टच किया। और आप न केवल आरजेएस में हम सब के लिए बल्कि आप तो पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए मैं श्री उदय मन्ना जी जो कि हमारे आरजेएस राष्ट्र राम जानकी संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए जो ना आगे कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो ना संचालन को संभालें। जी सर प्लीज उदय मन्ना जी। जी डॉक्टर नरेंद्र सर जी, बहुत अच्छा आपने संचालन किया, कार्यक्रम में जान ला दी। और हमारे जो बहुत ही प्रख्यात वक्ता जो आए हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं, अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए विधिवत जो है आरजेएस ऑब्जर्वर जो पूर्व निदेशक रहे हैं दिल्ली नगर निगम के, उनको आमंत्रित करूंगा। लेकिन नरेंद्र प्रसाद जी, आज की जो बातचीत है, आप स्वयं ही दिव्यांग हैं और आपको पता है कि कितनी चुनौतियों का सामना करके आप पूर्ति फूड विजन के निदेशक बने हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आरजेएस फैमिली आपको सम्मान दे रही है और कई आरजेएस के स्टार अवार्ड, राष्ट्रीय स्टार अवार्ड से आप सम्मानित भी हैं। हम लोगों ने शुरू में श्रद्धांजलि दी थी और कुछ श्रद्धांजलि और लोगों को देनी है। मैं एक मिनट के लिए बीच में बोलना चाहूंगा। जी सर, आरजेएस ने मुझे विश्व पुस्तक मेले में भी जो दिव्यांगों की थीम पर आधारित था उसमें भी मुझे सम्मानित किया था। तो उसके लिए मैं आरजेएस का और तमाम मतलब आरजेएस में जो स्थान मैं पा रहा हूँ और सम्मान जो मैं पा रहा हूँ वो प्रदान करने के लिए आरजेएस का और व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आभार सर। धन्यवाद। एमएस बिट्टा साहब से भी आप सम्मानित हैं। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भी आपका सम्मान किया गया था 400 लोगों के बीच में। डॉक्टर नरेंद्र जी, इसी तरह से आप कंटिन्यू रहिए। आरजेएस